Okay guys, welcome to World of Costing. Now we will start with the chapter which name is Process Costing. I will try to summarize this chapter. देखते हैं कितना जल्दी हो सकता है करके. Now अगर हम यहाँ पे देखेंगे Process Costing वैसे तो इसके अंदर हम लोग थियोरी समझेंगे and then there are 5 questions जो हम करने वाले हैं which are from module only. तो वो 5 questions है solution के साथ डिस्कस कर लिए जाएंगे. So let's get started without wasting any time. चलो, अगर गाइज मैं बात करता हूँ प्रोसेस कॉस्टिंग की तो सबसे पहले आपके मन में आना चाहिए सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग. इसका मतलब एकदम सिंपल, हमें किसका कॉस्ट निकालना है? प्रोसेस का. कॉस्टिंग मींस कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट एंड व्हेन आई से प्रोसेस इट मींस कॉस्ट व्हिच इज कनेक्टेड टू द प्रोसेस. हमें प्रोसेस का कॉस्ट निकालना है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज द प्रोसेस. तो एकदम बात सिंपल है, अगर आप एक स्टूडेंट हो और अगर आपको सीए बनना है तो आप क्या करोगे? आपको एग्जामिनेशन फाउंडेशन देनी पड़ेगी, इंटर देनी पड़ेगी, फिर फाइनल देनी पड़ेगी. तो ये जो स्टेजेस है, दिस इज प्रोसेस 1, दिस इज प्रोसेस 2, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3. अगर आप फाउंडेशन का खर्चा निकाल रहे हो, इंटर का खर्चा निकाल रहे हो, फाइनल का, दैट इज नोन एज प्रोसेस कॉस्टिंग. इट मींस यू नीड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस. ये तो मैंने एक एग्जांपल लोकल वाला दिया. अभी कंपनी के एग्जांपल की बात करते हैं. अगर हम कंपनी के एग्जांपल की बात करते हैं तो ऐसा होता है, मान लेते हैं हमारे पास क्लोथ है, हम लोग को क्लोथ को टी शर्ट में कन्वर्ट करने का है. फॉर दैट मैटर देयर विल बी वन प्रोसेस, प्रोसेस 1, देयर विल बी प्रोसेस 2, प्रोसेस 3. देयर आर प्रोसेसेस लाइक कटिंग, देन आपको स्टिचिंग करना पड़ेगा, कलर करना पड़ेगा या तो पैकिंग करना पड़ेगा. देयर आर हेल लॉट ऑफ प्रोसेसेस. आई हैव टेकन 3, P1, P2, P3. अब मैं क्या करता हूँ, मैं बजट बनाता हूँ. प्रोसेस 1, 2, 3 में कितना कितना खर्चा होगा. लेट अस से 60, 30, 10, तो टोटल आ जाता है 100. मुझे लगता है कि मेरा 100 का खर्चा होना चाहिए और एक्चुअल में मेरा खर्चा 120 का हो गया, तो मेरा खर्चा 20 रुपीज से बढ़ गया. आप देख सकते हो. मेरे को जानना है मेरा खर्चा अगर 20 रुपीज से बढ़ा तो क्यों बढ़ा, किस प्रोसेस के अंदर बढ़ा. तो मेरे पास इसलिए प्रोसेस वाइज डिटेल्स होना जरूरी है. अगर मैं बोलता हूँ प्रोसेस 1 में 60 का 70 हो गया, यहाँ पे 30 का 40 हो गया, तो यहाँ पे 10-10 रुपए से बढ़ा है. तो एक से प्रोसेस 3 में 10 का सोचा था, 10 का ही हुआ है. इट मीन्स प्रोसेस 3 के मैनेजर ने कुछ गलत काम नहीं किया. वॉट एवर समथिंग जो एबनॉर्मल लॉस वगैरह हुआ रहेगा वो कहाँ पे हुआ रहेगा? P1 और P2 में. दैट्स व्हाई वी कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस. ठीक है, तो वी हैव अंडरस्टूड व्हाई डू वी कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, ये जो आपने 60 रुपए का, ये 70 रुपए का खर्चा निकाला है, ये खर्चा कैसे निकाला जाता है? जब आप ये निकालोगे इसी को बोला जाएगा प्रोसेस कॉस्टिंग. चलो, तो अगर मैं चैप्टर के ओवरव्यू की बात करूं तो आपका जो चैप्टर होगा वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा. सबसे पहला ये रहेगा प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे, फिर भी वापस एक बार प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये रहने वाला है. पहले जहां पे हमारे पास WIP नहीं रहेगा, यू विल अंडरस्टैंड व्हेन वी सॉल्व द क्वेश्चन. सो देयर आर 2 क्वेश्चंस व्हिच वी विल सॉल्व. यहाँ पे 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. टोटल 5 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. सबसे पहले एक क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जहाँ पे WIP की विदाउट WIP नहीं है क्वेश्चन के अंदर. देन देर आर WIP अगर क्वेश्चन के अंदर है तो कैसे प्रोसेस अकाउंट बनाने का वो हम देखेंगे. मोस्टली आई फील दैट अराउंड 70% चांसेस आर देयर क्वेश्चन विल कम फ्रॉम दिस साइड एंड देन उसके बाद चांसेस होते हैं कि यहाँ से आएगा इंटर प्रोसेस प्रॉफिट. बहुत बार ये भी पूछता है, मतलब हर 2-3 अटेम्प्ट के बाद एक बार ये पूछ लिया जाता है, तो यू मे नेवर नो कि आपके अटेम्प्ट में कब आएगा करके. वैसा है. चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन की जहाँ पे प्रोसेस अकाउंट बनाना पड़ेगा विदाउट WIP. तो WIP मतलब नहीं है करके, मतलब इजी क्वेश्चन में सिंपल बोलता हूँ, तो स्टॉक नहीं है WIP का. Now there are 6 steps to make this account. Then there are few points those we will discuss one by one. 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, let's have a look. First of all, if you want to make the process account, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको ज्यादा आइडिया आते जाएगी. Okay, there are steps which are written. Step 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके, एक काम करते हैं, ये स्टेप्स को मैं कंबाइन करता हूँ क्वेश्चन के साथ. तो इसी के अंदर अगर आप नीचे जाओगे, देखो ये समरी के अंदर ही आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, क्वेश्चन 1. जैसे ही मैं क्वेश्चन 1 सॉल्व करूंगा आपको आइडिया आ जाएगा, उस स्टेप्स को मैं कनेक्ट कर लूंगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. क्या लिखा गया है? RST लिमिटेड प्रोसेसेस प्रोडक्ट Z थ्रू 2 डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस. हमारा प्रोडक्ट है Z जिसके लिए 2 प्रोसेसेस लगती है, एक है प्रोसेस 1 और एक है प्रोसेस 2. एक्चुअली इट इज नॉट रिटन हियर, इट इज प्रोसेस 2 करके वो लिखना रह गया, दैट देयर इज प्रोसेस 2 करके. ओके, नाउ ऑन कंप्लीशन इट इज ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स. और गुड्स बनने के बाद P2 में जैसे ही बन जाएगा वो फिनिश गुड्स बन जाएगा. From the following information for the 11-12 prepare a process 1 account, process 2 accounts and finished goods account. आप देख सकते हो P1 बनाना है, P2 बनाना है और फिनिश गुड्स अकाउंट बनाने का है. तो अभी हमें P1 अकाउंट बनाने का है. P1 अकाउंट बनाने के लिए हमेशा कितने लाइंस की जरूरत होगी याद रखना. अगर आपको प्रोसेस 1 अकाउंट बनाने बोला है, हमेशा प्रोसेस 1 अकाउंट कितने लाइंस, कोई भी प्रोसेस अकाउंट कितने लाइंस का बनाओगे?
10 मिनट्स नहीं हुआ, बट 10 लाइंस का बनाओगे, ठीक है। सो आप एक प्रोसेस अकाउंट बना दोगे 10 लाइंस का, आप देख सकते हो पर्टिकुलर्स क्वांटिटी अमाउंट, पर्टिकुलर्स क्वांटिटी अमाउंट। ओके, आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा, इतना तो नहीं है तो फिर भी ध्यान से सुनते जाना वीडियो को। पर्टिकुलर्स क्वांटिटी अमाउंट, पर्टिकुलर्स क्वांटिटी अमाउंट 10 लाइंस के लिए। ओके, नाउ अगर हमें प्रोसेस अकाउंट को फिलअप करना है तो हमारे पास 6 स्टेप्स है जो हमें फॉलो करना है। कौन से स्टेप्स है? तो सबसे पहले हम किसी भी चीज पे काम करेंगे तो पहले क्लोथ आएगा, दैट इज रॉ मटेरियल। तो इनपुट मटेरियल दोनों साइड पे लिख देने का, डेबिट साइड पे जो भी खर्चा होगा वो डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। वॉट एवर एक्सपेंसिव इनकर्ड, जो भी इनपुट रहेगा, फिर उससे जो भी आउटपुट आता है, भले वो अच्छा आउटपुट हो या बुरा हो, वो जो आउटपुट आएगा वो क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। तो गाइज दिस इज माई इनपुट वेयर ये दो चीजें दी गई है। तो मैं स्टेप नंबर 1 इज टू रिकॉर्ड इनपुट। एक सेकेंड, ये इधर ओके। सो स्टेप नंबर 1 इज टू रिकॉर्ड इनपुट। एक काम करते हैं, और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, ये एक ही काफ़ी है। ओके, नाउ सो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ दिस, यहाँ पे एक सेकेंड, ओके फाइन, हियर हियर वी गो। तो आप देख सकते हो उसी के अंदर। तो अभी मेरे को प्रोसेस वन अकाउंट बनाना है, 6 स्टेप्स है। तो सबसे पहले इनपुट रॉ मटेरियल रिकॉर्ड करना, ये है आपका इनपुट रॉ मटेरियल, स्टेप नंबर 1। आप 7500 यूनिट्स इनपुट कर रहे हो और 60 रुपीज़ का आप खर्चा कर रहे हो उसके ऊपर। तो उस हिसाब से गाइज यहाँ पे यू कैन सी द प्रोसेस अकाउंट, मैंने इनपुट मटेरियल रिकॉर्ड कर दिया है 7500 एंड इंटू 60 रुपीज़ इज माई प्राइस, सो दैट बिकम्स 4,50,000। ओके सर, तो ये वी आर डन विद दिस। स्टेप नंबर 2 इज इस रॉ मटेरियल के ऊपर आपको वर्कर को काम करवाना पड़ेगा, तभी तो वो क्लोथ शर्ट में कन्वर्ट होएगा ना। तो वर्कर को काम करवाना पड़ेगा। आप देख सकते हो डायरेक्ट वेजेस है, पहले ये देख लो स्टेप नंबर 2, देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, देन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, इट इज स्टेप नंबर 2। आप उस मटेरियल के ऊपर वर्कर से काम करवाओगे, दैट इज स्टेप नंबर 2। तो यू कैन सी दैट अगेन आप डेबिट साइड पे लिख दोगे मटेरियल। अगर कुछ अदर मटेरियल जैसे क्लोथ के ऊपर शायद एम्ब्रॉयडरी करवाना पड़ सकता है, तो अदर मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, ये खाली अमाउंट कॉलम में ही आएगा। बिकॉज एम्ब्रॉयडरी करवाने से देखो, अगर मेरे पास 10 मीटर शर्ट है या फिर 10 शर्ट्स है, तो एम्ब्रॉयडरी करवाओगे तो शर्ट्स नहीं बनने वाले, शर्ट के ऊपर थोड़ा मटेरियल लगने वाला है बस, और लेबर काम करेगा, ओवरहेड का खर्चा है। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ इन दिस केस, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, आपका वेजेस का खर्चा है ये वाला, देखो वो दिख जाएगा। देन आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है वो 60% ऑफ वेजेस है, अगेन दैट इज नॉट टाइप, तो 60% ऑफ वेजेस, 20% ऑफ वेजेस। तो अगर आप कैलसिप है 135750 का 60% निकाल लोगे तो देखो ये आ जाएगा। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड निकाल लोगे तो वो आ जाएगा, दैट इज 135750 का 20%। सो आई कैन से दैट वी आर डन विद स्टेप नंबर 1, वी आर डन विद स्टेप नंबर 2। व्हाट इज स्टेप नंबर 3? स्टेप नंबर 3 इज नॉर्मल लॉस। मैं आपको यहाँ से भी बता देता हूँ क्रेडिट साइड पे जाने का। अभी जितना भी आपने इनपुट किया है, जब आप एक्चुअल में काम करने जाओगे तो आपको पहले से पता होता है कितनी चीज तो खराब ही निकलने वाली। जैसे अगर शुगर केन मशीन के अंदर जाएगा तो जूस निकलने के बाद कुछ तो कचरा बचेगा। टेलर को जब आप शर्ट दोगे तो कुछ चिंधी निकलेगा ना, दैट इज अ नॉर्मल लॉस। शर्ट पूरा नहीं बनेगा, कुछ चिंधी तो निकलेगा, यस सर। तो नॉर्मल लॉस इज दैट, जो अपने को बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस पता होता है। जनरली अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो ये हमेशा परसेंटेजेस ऑफ इनपुट क्वांटिटी होता है। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कहाँ पे कुछ दिया है गया। अगर मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ मुझे ये पता चलता है माई नॉर्मल लॉस इज 5% ऑफ इनपुट्स। तो मेरा इनपुट कितना है? अगर आप क्वेश्चन के अंदर देखोगे मेरा इनपुट है 7500, माई इनपुट इज 7500 एंड माई नॉर्मल लॉस इज 5%, सो 7500 इंटू 5% दैट बिकम्स 375। दिस इज माई नॉर्मल लॉस। इफ आई सेल दिस नॉर्मल लॉस इन द मार्केट, व्हाट इज द वैल्यू आई गेट? दैट इज अ रियलाइजेबल वैल्यू इज गिवन इन द क्वेश्चन, इट इज 12.5। तो 375 इंटू 12.5 गाइज, दैट बिकम्स दिस, एक सेकंड, 375 इंटू 12.5, या दैट बिकम्स 375 इंटू 12.5, या दैट बिकम्स 4688, वो 87.5। तो यू कैन राउंड इट ऑफ, ठीक है। तो यहाँ तक की बातें होती है, ये दोनों कैलकुलेशंस आपको यहाँ पे बता दिए गए हैं। ये पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी आपके लिए, टेलीग्राम लिंक विल बी गिवन। ओके चलो, तो यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग, बस आप समझने पे ध्यान दो, सुनने पे ध्यान दो। ओके आगे बढ़ते हैं। तो स्टेप नंबर 1 इज डन, स्टेप नंबर 2 इज डन, स्टेप नंबर 3 इज ऑल्सो डन। अभी तक ये चीज़ें क्वेश्चन में नहीं है, ये भी आपको दिख रहा है, बट अभी तक हमने ये वाला चीज़ नहीं लिखा है, बस इतनी चीज़ें प्रोसेस अकाउंट के अंदर है। अभी स्टेप नंबर 4 बोले तो फॉर्मूला, स्टेप नंबर 4 बोले तो फॉर्मूला, किस चीज़ का फॉर्मूला? सीपीयू का फॉर्मूला। मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज स्टेप नंबर 4। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करोगे आपके फटाफट आंसर आते जाएंगे। आपको क्या करना है? अमाउंट डेबिट माइनस क्रेडिट, क्वांटिटी डेबिट माइनस क्रेडिट, तो आपको सीपीयू आ जाएगा। अमाउंट का डेबिट मतलब टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। आई कैन से दैट मैंने जितना भी खर्चा किया है, आप खुद समझो, ये जितना भी मैंने खर्चा किया है ना, अगर मैं आपको बता दूं, ये जितना भी खर्चा मैंने किया है ये वाला, दिस इज नोन एज माई टोटल कॉस्ट। और ये टोटल कॉस्ट में से कितना रुपया रिकवर हो जाएगा? इतना। तो वो मैंने यहाँ पे किया, टोटल कॉस्ट देखो यहाँ पे दिख जाएगा, ये अमाउंट है, उसमें से माइनस स्क्रैप वैल्यू कर ली। और अगर मेरी इनपुट क्वांटिटी 7500 है
तो मुझे पता है कि इनपुट क्वांटिटी अगर 7500 है तो इसमें से आप यहाँ पे देख लो उसमें से कितना खराब होने वाले 375, तो दैट इज 7500 माइनस 375 खराब हो जाएगा। तो बाई इनकरिंग दिस मच नेट कॉस्ट, बाई इनकरिंग दिस मच नेट कॉस्ट आई एक्सपेक्ट आउटपुट ऑफ 7125। जब भी याद रखना अगर आप प्रोसेस अकाउंट प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर हो, अगर आपको सीपीयू फ्रैक्शन के अंदर आता है आपको 4 डेसिमल तक रखना है। कितने डेसिमल तक? 4 डेसिमल तक। तो अभी तक क्या याद रखना है? प्रोसेस अकाउंट 10 लाइन का बनेगा, उसके लिए 6 स्टेप्स है। अगर सीपीयू में आपका फ्रैक्शन आता है आपको 4 डेसिमल रखना है, 4 डेसिमल। ओके चलो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा अगर आप करोगे तो 869,662 डिवाइड बाई 7125, यस दैट इज अराउंड 96.7947। तो ये आ जाएगा आपका, यू कैन ट्राई एट यूर एंड। ओके, ये एक बार आ जाएगा। दैट वाज स्टेप नंबर 4 फॉर्मूला। स्टेप नंबर 5 इज नथिंग बट आपने जितनी भी मेहनत की है उससे आपका कुछ आउटपुट निकलेगा, एक्चुअल आउटपुट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस। और जो भी आउटपुट आपको प्रोसेस 1 में मिला है वो प्रोसेस 2 में क्या कर दिया जाएगा? ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो लेट्स से दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। अगर लास्ट प्रोसेस का आउटपुट है तो उसको फिनिश गुड्स में ट्रांसफर किया जाता है, बिकॉज दैट इज ए प्रोसेस 2 का आउटपुट है, 2 ही प्रोसेस है। तो प्रोसेस 2 से जो भी बाहर निकला वो आगे कहां पे जाएगा? कस्टमर को बेचने के लिए निकालेंगे, दैट इज अ फिनिश गुड्स। ओके, now whatever quantity that is given in the question, you can see that in the question the quantity is given। अगर आप देखोगे क्वेश्चन के अंदर हमारा ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स कितना है? 7050 यूनिट्स। तो अगर मैं बात करता हूँ ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स अगर 7050 यूनिट्स है तो यू कैन सी दिस 7050 यूनिट्स, और हर यूनिट की वैल्यू कितनी रहेगी? 96.5, जो हमने अभी अभी निकाली है सीपीयू वाले के अंदर। अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे ये आंसर आ जाएगा। तो व्हाट वी आर डन विद, आई कैन सी स्टेप नंबर 1 वाज इनपुट रॉ मटेरियल, स्टेप नंबर 2 वाज अदर एक्सपेंसेस, step number 3 was normal loss, step number 4 is the CPU, step number 5 is you need to write actual output, and step number 6 is you need to close the process account. When you close the process account, either the balancing figure can be on the debit side or on the credit side। अगर balancing figure debit में आता है तो उसको abnormal gain बोला जाएगा, अगर credit में आता है तो abnormal loss बोला जाएगा। वैसे अगर मैं आपको लॉजिकली समझाने की कोशिश करूँ तो ऐसी बात है, सुन लेना एक बार, मैं फटाफट बता देता हूँ। 7500 का मेरा इनपुट था, 7500 में से मैं कितना लॉस सोच रहा था? 375। अगर मैं लॉजिकली समझाऊँ 7500 माइनस 375, it means I was expecting output of this much. This is known as expected output. I was expecting output of 7125 and I actually got output of कितना? I actually got output of 7050। तो मुझे बताओ मुझे आउटपुट ज़्यादा मिला है कि कम मिला है? अगर आप कंपेयर करते हो तो आप बता देना। तो I was expecting 7125, तो मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था और मेरे को 7050 ही मिला, तो माइनस 7050, तो दोनों का डिफरेंस 75 है जो मुझे कम मिला है। दैट एक्चुअल में मुझे खाली 7050 मिला तो 75 कम मिला, दैट इज अब नॉर्मल लॉस। बट मैं बोलता हूँ इस झंझट में मत पड़ो, यू कैन डायरेक्टली क्लोज द प्रोसेस अकाउंट एंड यू कैन गेट दीज टू थिंग्स एज अ बैलेंसिंग फिगर। सो दैट वाज विद रेफरेंस टू प्रोसेस 1 अकाउंट। द सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड, द सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड। एक बार मैं बता देता हूँ, ये जो आपका आउटपुट आया है ना, दैट विल बी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस। जो आपका प्रोसेस 1 के अंदर आउटपुट आया यहाँ पे सेम यहाँ पे वो ट्रांसफर हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक बार बता देता हूँ, प्रोसेस 2 के अंदर वो सेम चीज ट्रांसफर हो जाएगा, सेम वैल्यू अगर आप देखोगे तो यस। देन आगे की चीजें वापस सिंपल है, यहाँ पे कुछ इनपुट नहीं है। दिस यहाँ पे इनपुट क्या आएगा? समथिंग विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस 1, जो ये वाले यूनिट्स रहेंगे वो यहाँ पे इनपुट बन जाएंगे। नाउ यहाँ पे फिर काम शुरू होगा तो वर्कर्स काम करेंगे वापस। ये खर्चा होगा डायरेक्ट वेजेस का, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है और वो लिखा गया नहीं है लेकिन इट इज 65% ऑफ डायरेक्ट वेजेस करके, तो यू कैन सी दैट। एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ऑल्सो, यहाँ पे 3 खर्चे हैं और ये दोनों खर्चे इसके ऊपर डिपेंडेंट है। ये परसेंटेजेस इसके निकाल लेना वैल्यू के, तो दैट इज अ सेकंड स्टेप। नाउ यू शुड बी फैमिलियर विद दिस कि आपके ये सेकंड स्टेप है। एंड थर्ड स्टेप विल बी नॉर्मल लॉस। मैं एक बार बस गो थ्रू करवा रहा हूँ, आप एक बार खुद से सॉल्व कर लीजिएगा चाहिए तो। नॉर्मल लॉस क्वेश्चन में 10% दिया गया है तो आप 10% निकाल लेना। इट विल बी ऑफ दिस 7050 जो क्वेश्चन के अंदर दिया गया है उसका 10% निकाल लेना, फिर इंटू स्क्रैप वैल्यू कर देना। दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन 37.5 करके, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो यू कैन सी दैट दैट कैन बी डन हियर इन द प्रोसेस 2 अकाउंट। द स्क्रैप वैल्यू इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो आपने मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आ गया। देन सीपीयू निकालो वापस वही, देन एक्चुअल आउटपुट लिखो एंड देन क्लोज द प्रोसेस अकाउंट। द सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड, सो आई एम नॉट रिपीटिंग दिस अगेन, यू कैन ट्राई एट यूर एंड, यू विल अंडरस्टैंड दैट। ओके, नाउ हैविंग सेड दैट हमने ये सीख लिया है कि प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 बनाने का है। प्रोसेस 1 मैंने सिखा दिया, सेम पिक्चर पे अपना प्रोसेस 2 भी बन जाएगा सेम टू सेम। अभी क्या करने का है? लेट्स डील विद द नॉर्मल लॉस अकाउंट एंड एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, लेट अस डील विद दैट। अगर हम प्रोसेस 1 की बात करते हैं, अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड दैट प्रोसेस 1 के अंदर हमें क्या हो गया है। प्रोसेस 1 के अंदर हमें अबनॉर्मल लॉस आया है। अगर आप देखोगे प्रोसेस 1 के अंदर, वही अगर मैं प्रोसेस 2 के अंदर देखूँ गाइस, प्रोसेस 2 के अंदर देखूँ तो मुझे अबनॉर्मल गेन आ गया है। ओके, अबनॉर्मल गेन आ गया इफ आई हैव टेकन दिस एज अ बैलेंसिंग फिगर। ओके, नाउ
अगर मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ ये चीज़ है, तो अभी मुझे पता है यहाँ पे अगर मेरे को नॉर्मल लॉस अकाउंट और अब नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल लॉस है, तो ये दोनों अकाउंट बन जाएंगे। प्रोसेस वन की मैं बात कर रहा हूँ, तो प्रोसेस वन के अंदर अगर मैं अकाउंट बनाने चाहता हूँ तो देखो एक नॉर्मल लॉस अकाउंट बन जाएगा, एक अब नॉर्मल लॉस अकाउंट बन जाएगा। बात काफ़ी ईजी है, यहाँ पे मैंने स्टेप्स भी लिख लिए। देखो देखो मैंने आपको ये 6 स्टेप समझाने की कोशिश की है। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि आपको खाली स्टेप समझा दूँ, बट आई जस्ट ट्राई टू टेक द हेल्प ऑफ दैट क्वेश्चन ऑल्सो टू गिव यू द आइडिया। यू प्लीज सॉल्व द क्वेश्चन एट योर एंड, ओके। ऑल्सो नाउ see here it is written step number 6, if you take the balancing figure, डेबिट में है तो गेन, क्रेडिट में है तो लॉस करके अब नॉर्मल लॉस, ओके। इट इज लाइक पीएनएल जब क्लोज करते हो तो डेबिट में आता है तो प्रॉफिट होता है, इट इज लाइक अब नॉर्मल गेन, और क्रेडिट में बैलेंस आएगा तो लॉस होता है, दैट इज अब नॉर्मल लॉस है। चलो नाउ देयर आर पॉसिबिलिटीज, या तो आप जब प्रोसेस अकाउंट क्लोज करते हो तो नॉर्मल लॉस तो हमेशा आएगा, देन देयर कैन बी अब नॉर्मल लॉस ऑल्सो उसके साथ, और नॉर्मल लॉस के साथ क्या हो सकता है, अब नॉर्मल गेन हो सकता है। अभी के लिए मैं ये डिस्कशन कर रहा हूँ जहाँ पे आपको क्या है, आपका नॉर्मल लॉस है और आपका अब नॉर्मल लॉस है, ये वाला सीन है, मतलब जो भी प्रोसेस वन का है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इस वाले क्वेश्चन में, आप देख सकते हो जहाँ पे नॉर्मल लॉस है एंड अब नॉर्मल लॉस है, तो सबसे पहली चीज़ क्या कॉपी करने का, सबसे पहली चीज़ होता है गिव द सेकंड इफेक्ट। यू कैन सी दिस व्हाट इज रिटन हियर, और द फर्स्ट थिंग इज गिव द सेकंड इफेक्ट, दैट इज नॉर्मल लॉस अब नॉर्मल लॉस, डेबिट साइड पे दे देने का इफेक्ट टू प्रोसेस अकाउंट, बिकॉज ये दोनों कहाँ पे दिख रहे हैं, ये दोनों क्रेडिट साइड में दिख रहे हैं। अगर आप देख सकते हो ये दोनों आपको क्रेडिट साइड में दिख रहे हैं, तो इसका ये दोनों नॉर्मल एंड अब नॉर्मल, ये तो इसका सेकंड इफेक्ट दे दो। देखो यहाँ पे आ गया एक तो 375 वाले का, देन 75 वाले का, देखो इधर आ गया। अभी वंस यू गिव द सेकंड इफेक्ट, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, सेल द स्क्रैप। अभी जो भी आपके पास स्क्रैप हुआ है, भले वो नॉर्मल वाला हो या अब नॉर्मल वाला हो, आप मार्केट में जाके उसको बेच दोगे, और मार्केट में बेच दोगे तो भंगार वाला क्या बोलेगा, ये तो भंगार है, भले वो नॉर्मल वाला हो या अब नॉर्मल वाला हो, उसके लिए तो वो भंगार ही है, तो वो भंगार की वैल्यू देगा आपको, तो वो भंगार की वैल्यू देगा। इट मीन्स ही इज गोना गिव यू द स्क्रैप वैल्यू। सो नॉर्मल लॉस एंड अब नॉर्मल लॉस, आई कैन से क्रेडिट साइड पे आप जाओगे और लिख दोगे बाई कैश बैंक, बिकॉज पैसा आएगा, तो पैसा आएगा तो बात सिंपल है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, what was the scrap value that was given in the question, it was 12.5, you can see that। अगर मैं यहाँ से बता दूँ तो 12.5 of the process one account, तो if I sell this units in the market, तो अगर मैं 375 यूनिट्स बेचता हूँ तो 375 into 12.5, if I sell this 75 units then 75 into 12.5, so ये अकाउंट तो टैली हो जाएगा, there is no need to worry, normal loss account will tally। अब नॉर्मल लॉस अकाउंट विल नॉट टैली, यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा, क्यों, बिकॉज ये 75 यूनिट्स पे ये आपका जो खर्चा हुआ है वो सीपीयू के हिसाब से हुआ है। अगर आप देखोगे तो 75 यूनिट्स के ऊपर खर्चा कितना हुआ है 7259 का, और 75 यूनिट्स के ऊपर से कितना रुपया मिल गया, खाली 938 रुपीज मिला है। तो आई कैन से दैट इसमें से अगर खाली इतना ही रुपया मिला तो बैलेंसिंग फिगर इज योर लॉस विच इज योर नेट लॉस, तो दैट इज समथिंग विच इज देयर। तो यू कैन सी दैट नॉर्मल लॉस अकाउंट विल टैली, दैट इज द स्टेप नंबर 3। अब नॉर्मल लॉस अकाउंट की अगर मैं बात करूंगा तो बैलेंसिंग फिगर ऑन द क्रेडिट साइड विल बी ट्रांसफर टू द कॉस्टिंग पीएनएल, जो भी बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में आएगा वो कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया गया। अभी हम बात करते हैं वो वाले केस की जहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, वहाँ पे ऐसे वाली केस की जहाँ पे क्वेश्चन के अंदर नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस के साथ साथ अब नॉर्मल गेन है करके, तो कैसे क्लोजिंग करने का, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो आई नीड योर अटेंशन फॉर दैट मैटर। जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप नॉर्मल लॉस अकाउंट बना दोगे, फिर अब नॉर्मल गेन अकाउंट बना दोगे। इन दिस केस अभी याद रखना, नॉर्मल लॉस आपको कहाँ पे दिख रहा है, डेबिट में क्रेडिट में दिख रहा है, तो उसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, डेबिट में आ जाएगा। देखो ये डेबिट में, और अब नॉर्मल गेन आपको कहाँ पे दिख रहा है, डेबिट में दिख रहा है, तो उसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज गिव द सेकंड इफेक्ट। नाउ वी आर कवरिंग दिस सिनेरियो, सो गिव द सेकंड इफेक्ट। नॉर्मल लॉस कहाँ पे दिखता है, क्रेडिट में, तो उसका नॉर्मल लॉस अकाउंट में डेबिट में इफेक्ट आएगा। अब नॉर्मल गेन इज ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रोसेस अकाउंट, सो द सेकंड इफेक्ट विल बी ऑन द क्रेडिट साइड, ओके। बाय प्रोसेस करके आप लिख दोगे अब नॉर्मल गेन अकाउंट के अंदर। नाउ सेल ऑफ स्क्रैप, द सेम स्टेप जैसा यहाँ पे था, सेकंड स्टेप और सेल ऑफ स्क्रैप। अभी हम वापस स्क्रैप को बेचने का चालू करेंगे, तो आप नॉर्मल लॉस को बेचना चालू करना। यू विल अंडरस्टैंड वन थिंग, यू विल अंडरस्टैंड वन थिंग, प्लीज जरा ध्यान से समझिएगा, भी मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट आपका इनपुट कितना है एक्चुअल में, आपका एक्चुअल में इनपुट 7050 है, दिस इज एक्चुअल इनपुट, मैं एक्चुअल की बात कर रहा हूँ। और मुझे बता दो एक्चुअल में आपका आउटपुट कितना आया है 6525। अच्छा, तो अगर आप मार्केट में बेचने जाओगे 7050 माइनस 6525, तो हाउ मेनी यूनिट्स यू कैन सेल, 525, इतना ही आप बेच सकते हो। अच्छा, आपने सोचा कितना था खराब होएगा 705, लेकिन आपका एक्चुअल में खराब 525 हुआ, यही तो आपका गेन है। माइनस करो 705 माइनस 525, तो 180 यूनिट्स खराब नहीं हुआ, ये गेन हो गया, अच्छे बन गए करके। तो नाउ व्हेन यू गो टू द मार्केट एंड सेल, आप भंगार वाले के पास जाओगे, हाउ मेनी यूनिट्स यू कैन एक्चुअली सेल, यू आर एक्सपेक्टिंग 705 बट यू डोंट हैव 705, व्हाट यू हैव इज ओनली 525 जो एक्चुअल में खराब हुआ है, तो आप वही यूनिट्स मार्केट में बेच पाओगे। आप 180 क्यों नहीं बेच पा रहे हो, उसमें से 705 में से आप 525 बेच दोगे, 180 नहीं बेच पाओगे बिकॉज वो गेन हो गया। तो यू कैन सी दैट यहाँ पे बाई कैश बैंक 525 यूनिट्स कैन बी सोल्ड एट स्क्रैप वैल्यू एंड अब नॉर्मल गेन, बिकॉज दिस इज द गेन विच वी कैन से, ओके, या यहाँ पर ये गेन माना जाएगा बिकॉज यूनिट्स नहीं बेच पाओगे बिकॉज ये गेन हो गया है।
सी इट इज़ रिटन ऑल्सो, यू शुड गो टू द क्रेडिट साइड, एक बाय कैश बैंक आ जाएगा और आप एंड बाय abnormal गेन अकाउंट करके। ना abnormal gain appearing on in the normal loss account will be transferred to the debit side of abnormal gain account। तो जो भी आपका abnormal gain appear कर रहा है ना नॉर्मल लॉस अकाउंट में, इसका सेकंड इफेक्ट भी तो आएगा, ये कहाँ पे आ जाएगा, आपके इस अकाउंट के अंदर आ जाएगा, तो इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दीजिएगा। देखो यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया गया है। ओके, लॉजिकली अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो ऐसा है, अगर मुझे बताओ abnormal गेन वाले यूनिट्स जो अच्छे बने हैं, दीज आर गुड यूनिट्स, अगर अच्छे नहीं बनते तो ये खराब मतलब स्क्रैप बनते हैं, मतलब बैड यूनिट्स बनते हैं और वेस्ट बनता। तो मैं एकदम सिंपल चीज़ समझाता हूँ आपको। देखो अगर आप जॉब पे जाते हो, अगर आप खाली बैठते हो तो आपको घर पे मान लो मोदी जी बोलते हैं आपको 10,000 रुपया मिलेगा, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, अगर आप घर पे बैठते हो तो आपको 10,000 रुपया मिलेगा खाली बैठने का, बिकॉज आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो लेटर से इन दैट केस। और अगर आप जॉब पे जाओगे तो आपको एक जॉब मिल गई है 12,000 रुपये की, तो मुझे बताओ जॉब के ऊपर, जॉब पे जाने की वजह से, जस्ट बिकॉज आप जॉब पे जा रहे हो, आपको ज़्यादा कितना रुपया मिल रहा है, आपको 2,000 का ही बेनिफिट मिल रहा है, बिकॉज 10,000 तो वैसे भी मोदी जी ट्रांसफर कर रहे थे। जॉबलेस हो तो ही 10,000 ट्रांसफर होगा, जॉब पे जाओगे तो 10,000 ट्रांसफर नहीं होगा। ओके, सेम गोज हियर। मुझे बताओ कितना अमाउंट सर्टन था यहाँ पे 10,000। वैसे अगर ये बुरे यूनिट्स होते हैं तो भी उन 180 यूनिट्स के पीछे मुझे स्क्रैप वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर मिलता ही था, लेकिन बिकॉज ये अच्छे यूनिट्स बन के अभी मुझे कितना रुपया वैल्यू मिलने वाला है, इतना, ये मैं आगे जाके कस्टमर को बेचूंगा और मुझे ये वैल्यू मिलेगी, तो मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट कितना है, दैट विल बी ट्रांसफर टू द पीएनएल, दैट इज नेक्स्ट टू कॉस्टिंग पीएनएल करके। फाइन, सो दैट वाज द डिस्कशन ऑफ दिस। इफ यू वांट डायरेक्ट अमाउंट एज टू पीएनएल में कितना जाएगा, तो सबसे पहले देखो हमने ये कवर कर लिया यहाँ पे, close the respective account, normal loss account will tally and abnormal loss account balancing figure will be transferred to the costing P&L करके। So that is what it is, abnormal account will tally, normal loss account will tally, as I told you ये आ जाएगा और ये सेकंड इफेक्ट आपने दे दिया, और यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा दैट विल बी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएनएल। चलो, आई होप दैट वाज द डिस्कशन। नाउ इफ आई प्रोसीड विद द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन के अंदर क्या बोला था, एक और अकाउंट बनाने बोला था। आई एम डन विद द प्रोसेस वन अकाउंट गाइज, इवन मैंने वो नॉर्मल अब बना दिया, वो पूछा नहीं था, हमने प्रोसेस टू अकाउंट भी बना दिया। नाउ वी आर इन टू द फिनिश गुड्स अकाउंट, लेट्स डील विद दिस। जो भी प्रोसेस टू का आउटपुट है वो क्या बन जाएगा, हमारा फिनिश गुड्स बन जाएगा। तो दे आर आस्किंग फॉर फिनिश गुड्स अकाउंट ऑल्सो, और कुछ लाइन दी गई है क्वेश्चन के अंदर जो हमें पढ़नी है गाइज। तो क्या दी गई है जरा देख लेते हैं। प्रोसेस टू का आउटपुट कितना है, 5 to 5 यूनिट्स। अब देख सकते हो प्रोसेस टू का आउटपुट अगर क्वेश्चन में देखोगे 5 to 5 यूनिट्स, ये कहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा, नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर किया जाएगा। तो अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, अगर नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर होगा तो क्या सीन होगा। देखो यहाँ पे फिनिश गुड्स अकाउंट में, दिस इज नथिंग, ओपनिंग स्टॉक इज नॉट देयर इन द क्वेश्चन, ओपनिंग फिनिश गुड्स, दिस इज समथिंग विच केम फ्रॉम द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रोसेस अकाउंट 2 के। अभी हमने इसमें से कितना यूनिट्स बेचा है तो वो क्वेश्चन में दे दिया है, वो क्वेश्चन में दे दिया है कि हमने कितना यूनिट्स बेचा है। Just in case if you see, you will understand that you have sold 6,000 units of finished goods were sold, तो you have only sold 6,000, तो आप समझ सकते हो आपने इसमें से 6,000 बेच दिया है, मतलब बचा हुआ 525 is in your closing stock करके we can say। तो this is something which is sold, this is in closing stock, so that is what something will be there। और प्रोसेस टू में कभी भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसकी कॉस्ट कितनी होती है, 140.0496 करके, दिस इज प्रोसेस टू का CPU। ओके, 140 पॉइंट समथिंग। तो हियर आई कैन से दैट आपने 6,000 बेच दिया है, दैट इज कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगा और ये कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड होगा। द रीजन इज प्रॉफिट विल बी रिकॉर्डेड इन कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट। तो सेलिंग प्राइस कहाँ पे आ जाएगी, खाली पीएनएल में ही आएगी, यहाँ पे कहीं पे नहीं आएगी। ओके, तो ये कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करना, इट इज नथिंग बट 140 जो CPU था, एक यूनिट की वैल्यू ये थी। प्रोसेस टू के अंदर कोई भी यूनिट्स बनता है उसकी वैल्यू ये थी। देन यू कैन टेक दिस एज अ बैलेंसिंग फिगर, 525 इज इन क्लोजिंग एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट। अभी आप यूनिट्स बेच रहे हो तो ये कॉस्टिंग पीएनएल में जा रहा है, तो देखो इसका आप इफेक्ट भी देख सकते हो, आप इसका इफेक्ट भी देख सकते हो। आपके कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में कितना आ जाएगा, 6,000 यूनिट्स आ जाएगा और इसकी कॉस्ट आ जाएगी। अब अगर आप ये मार्केट में बेचोगे तो कितने पे बेचोगे, तो दैट वाज गिवन इन द क्वेश्चन, यू विल ऐड 15% प्रॉफिट टू दैट। इफ यू सी द क्वेश्चन दैट वाज रिटन एज टू यू विल ऐड कितना प्रॉफिट, यू विल ऐड 15% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो आपका ये जो भी कॉस्ट आया है, ये कॉस्ट, इसके ऊपर अगर आपने 15% ऐड कर दिया तो ये बन जाता है। लेकिन सीधा प्रॉफिट नहीं निकालने का, आपका जो अबनॉर्मल गेन अकाउंट है, आपका जो अबनॉर्मल लॉस गेन और लॉस अकाउंट है, उसमें से भी कुछ अमाउंट पीएनएल में जाने वाला है। जैसे आप अगर अबनॉर्मल लॉस में देख लो, अबनॉर्मल गेन में देख लोगे तो ये वाली अमाउंट है 18459, इसका सेकंड इफेक्ट अपोजिट साइड पे आ जाएगा। सेम गोस फॉर अबनॉर्मल लॉस ऑल्सो, देन यू कैन कैलकुलेट द पीएनएल। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखना, बिफोर यू क्लोज द पीएनएल यू शुड ऑलवेज क्रॉस चेक। अगर कुछ सेलिंग एक्सपेंस ऐसा कुछ दिया है जो प्रोसेस 1 और 2 में नहीं लिखा गया तो वो एक्सपेंस भी इधर आएगा, लाइक सेलिंग एक्सपेंस एंड ऑल करके वैसा। तो दैट इज व्हाट अबाउट योर कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट आई जस्ट टोल्ड यू। लाइक देखो, कभी भी कोई भी कॉमन खर्चा दिया जाता है ना तो कुछ रेशियो दिया जाएगा। लेट अस से कोई एक्सपेंस दिया, मैंने बोला कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और ऐसा लिखा है इट विल गो इन द वेजेस रेशियो, तो आप वेजेस रेशियो में निकाल ले लो, दैट इज रेशियो फॉर अपॉर्शनमेंट टू द प्रोसेस अकाउंट इज गिवन।
तो अगर आपको कोई एक कॉमन खर्चा है, जैसे कि मान लो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और उसका अगर आपको रेशियो दिया गया कि P1 में कितना जाएगा, P2 में कितना जाएगा, यस, तो वो प्रोसेस अकाउंट में ही लेके जाओ। लाइक खर्चा 20,000 का है और बोला कि P1 और P2 में वेजेस के रेशियो में जाएगा या तो 1:2 के रेशियो में जाएगा, तो उसको लेके जाओ P1 और P2 में। लेकिन अगर रेशियो कोई नहीं दिया गया है स्पेसिफिकली, खाली इतना लिखा है सेलिंग एक्सपेंसेस, तो वो सारा खर्चा P&L में जाएगा, वो कंपनी का खर्चा माना जाएगा। तो वो कहाँ पे जाएगा अगर रेशियो नहीं दिया गया है? नो, इफ द रेशियो इज नॉट गिवन, इफ रेशियो इज नॉट गिवन दैट इज नो, देन इट विल ट्रांसफर टू द P&L अकाउंट। अच्छा, शॉर्टकट फॉर अबनॉर्मल गेन एंड लॉस आप याद रख सकते हो। आपने जितना भी खर्चा किया, अगर मान लो मैं बताऊं आपने 10 रुपये का खर्चा किया है, अबनॉर्मल लॉस की बात करते हैं एक प्रोडक्ट के ऊपर, उसमें से आपको 2 रुपये से स्क्रैप वैल्यू मिल गया, तो आपका एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ? 8 ही रुपये का हुआ। यू इनकर्ड 10 रुपीज, 2 रुपीज इज इट इज सोल्ड इन द स्क्रैप, आपको खाली 8 ही रुपया मिला, इनटू आप क्वांटिटी कर सकते हो बाद में जो भी है उसकी एबनॉर्मल लॉस की क्वांटिटी। सो देयर इज अ शॉर्टकट फॉर दैट मैटर, मतलब इन चीज़ों के लिए बोला गया है वो, इन चीज़ों के लिए बोला गया वो शॉर्टकट। ठीक है, आप में भी ये शायद कम समझा हो आपको, बट ठीक है, एनी विच वेज वी हैव कैलकुलेटेड दिस वैल्यू, आप इस ऐसे भी निकाल ही सकते हो। ठीक है, नाउ सो आफ्टर डूइंग दिस सो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ गाइस, तो इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, ओवरहेड्स आपका कितना दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, 17,400 रुपया दिया गया, और आगे लिखा गया है इट विल बी इन द एज अ परसेंटेजेस ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो ये वेजेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो वेजेस कितना है? 12,000 है और 24,000 है। तो अब क्या करोगे, अगर ये 12,000 और 24,000 है तो आपका ये जो भी 17,400 रुपया है, देखो वेजेस कितने हैं आप देख लो, 12,000 है ए के अंदर और बी के कितने? 24,000 जो मैंने हाईलाइट किया गया। तो टोटल वेजेस है 36,000 और आपका ओवरहेड का खर्चा कितना है? तो अभी आप देख सकते हो ओवरहेड का खर्चा है 17,400 और ये वेजेस के रेशियो पे जाएगा बिकॉज वो वेजेस में डिपेंड करता है। तो यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई, और इस केस में ये जो खर्चा आपने निकाला है ना, ये प्रिस्पेक्टिव प्रोसेस में जाएगा, प्रोसेस 1 में जाएगा, प्रोसेस 2 में जाएगा। कितना? 5,800 और 11,600। दैट वाज समथिंग विच वाज रिटन ओवर देयर। अगर मैं आपको यहाँ वाला पार्ट समझा दूँ, वही मैं बात कर रहा था। अगर कोई एक ऐसा खर्चा दिया है कॉमन जैसे अभी दिया गया था, और कोई रेशियो दिया गया है यस, तो उसको प्रोसेस में लेके जाओ। लेकिन कोई रेशियो नहीं बोला तो उसको सीधा कॉस्टिंग P&L में लेके जाना पड़ेगा। मैं आपको बता सकता हूँ, देयर इज वन मोर एक्सपेंस विच इज गिवन, दैट इज सेलिंग एक्सपेंस। दीज आर नॉट अलोकेटेड टू द प्रोसेसेस। अब ये 5,000 का जो सेलिंग एक्सपेंस का खर्चा है, ना वो ए में जाएगा प्रोसेस, ना वो बी में जाएगा, तो वो सीधा कॉस्टिंग P&L में जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अदरवाइज दिस क्वेश्चन इज सिमिलर। अगेन सेम, देयर इज अ इनपुट, दैट इज स्टेप नंबर 1, दैट इज स्टेप नंबर 1 आप ये जो रिकॉर्ड करोगे। स्टेप नंबर 2 विल बी दीज एक्सपेंसेस, देन देयर इज ओवरहेड भी रिकॉर्ड करना है। देन स्टेप नंबर 3 विल बी योर नॉर्मल लॉस, इट इज परसेंटेजेस ऑफ इनपुट आपको रिकॉर्ड करना है। स्टेप नंबर 4 इज आपको सीपीयू निकालना है। स्टेप नंबर 5 आपका एक्चुअल आउटपुट आपको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना है। अच्छा, बस इसमें एक चीज़ है जो इंपॉर्टेंट है, पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसा था कि प्रोसेस ए जो भी बना रहा था सारा आउटपुट प्रोसेस बी में भेज रहा था, बट इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है, अगर प्रोसेस ए साथ 7,500 यूनिट्स बना रहा है तो देर इज़ वन एडजस्टमेंट जो आपको एक बार देखनी है। 66% ऑफ द आउटपुट ऑफ प्रोसेस ए वाज पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट प्रोसेस। इट मीन्स अगर प्रोसेस ए 7,500 बना रहा है तो देर इज़ अ वर्किंग विच इज़ रिटर्न। अगर प्रोसेस ए अगर 7,500 बना रहा है तो ओनली 66, दैट इज 66.66 का मतलब होता है 2/3, तो खाली 2/3 ही नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर होगा। देखो अभी अभी आप आपने पढ़ा भी था, ओनली 2/3 विल बी ट्रांसफर। 66 का मतलब होता है 2/3, 66.66, तो दैट विल बी पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट प्रोसेस। तो अगर मैं वो निकालता हूँ तो दैट विल बी 5,000, लाइक 7,500 इंटू 66.6666 एंड तक करने का परसेंटेज है, तो सीधा 2/3 कर दो, तो 5,000 यूनिट्स ट्रांसफर होगा। मतलब खुद प्रोसेस अकाउंट कितना बेच रहा है अपने एंड पे, तो द प्रोसेस अकाउंट, द प्रोसेस ए इज सेलिंग 2,500 यूनिट्स। तो इस बार ये सारा 7,500 नेक्स्ट प्रोसेस में नहीं जा रहा है, तो बस ये आपको ध्यान देना होगा। जैसे आप सीपीयू निकाल लेते हो, आपका जो भी 7,500 उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देना। एक 5,000 है जो नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा, और बचा हुआ आपका जो नहीं जाएगा प्रोसेस अकाउंट में, तो ये भी अगेन कॉस्ट पे रिकॉर्ड ही करना है। दोनों चीज़ें आपकी कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड होंगी, याद रखना। P&L में खाली सेलिंग प्राइस लिखा जाएगा, कहाँ पे लिखा जाएगा? सेलिंग प्राइस P&L में ही लिखा जाएगा। ओके, सो फाइन, सो आई होप यू गॉट द पॉइंट एज टू हाउ दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड। द क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड। ओके, द बैलेंस इज ट्रांसफर्ड एंड देन एंड पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट प्रोसेस, एंड द बैलेंस इज नथिंग बट जो आपका 2,500 था दैट विल बी सोल्ड करके, और प्रोसेस बी का सारा ही आउटपुट बेच दिया जाएगा। प्रोसेस बी का क्या किया जाएगा? सारा ही आउटपुट बेच दिया जाएगा, ऐसा बोला है। दैट इज जो 4,800 है। ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन। सी देयर इज अ सेलिंग प्राइस प्रोसेस ए का गिवन, प्रोसेस बी का भी गिवन है। ठीक है, नाउ what you guys can do is you can make this process account easily. I don't have to discuss that. Same way you can easily make the process B account only. Always remember only 5,000 ये जो गया है ना नेक्स्ट प्रोसेस में, it will be debited over here. It is something which is received from, then again there are expenses, step number 2, then there is a normal loss, then there is a CPU, step number 4, step number 5, actual output which will be transferred. अब ये लास्ट प्रोसेस है,
और आप सारा ही आउटपुट बेच रहे हो, कुछ स्टॉक वगैरह नहीं है। अगर मैं ऐसा बोलता 4800 के अंदर से 4000 बेचा जा रहा है और 800 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक में है, तो मैं एक फिनिश गुड्स अकाउंट भी बना देता कि स्टॉक है फिनिश गुड्स का, बट वी आर नॉट कीपिंग एनी स्टॉक, वी आर सेलिंग एंटायर यूनिट, सो यू कैन डायरेक्टली ट्रांसफर दिस टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। ओके, यू कैन ट्रांसफर दिस टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। नाउ हाउ योर कॉस्टिंग P&L अकाउंट विल लुक लाइक, तो आई कैन सी दैट आपके P&L में आपका प्रोसेस 1 के भी डेबिट में दिख रहा है आपको, ज़रा ध्यान से सुनते जाइएगा। ओके, मैं आपको क्या बोलता हूँ, देखो प्रोसेस यहाँ पे भी आपको क्रेडिट में दिख रहा है कॉस्टिंग P&L, आपको इधर भी दिख रहा है कॉस्टिंग P&L। तो जो भी आपको कॉस्टिंग P&L दिख रहा है वो आपने इधर रिकॉर्ड कर दिया डेबिट के अंदर। वंस यू रिकॉर्ड दिस ऑन द डेबिट साइड, देन आई कैन से दैट इट इज़ बीइंग सोल्ड इन द मार्केट एट व्हाट प्राइस। तो यूनिट्स तो वही है, देखो 2500, 4800, 2500, 4800, लेकिन जब आप मार्केट में बेचते हो तो 15 और 25 पे बेचोगे, दैट इज द सेलिंग प्राइस विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, 15 एंड 25। हैविंग डन दैट, जैसे ही आप ये लिख लेते हो तो ये यहाँ पे आपने देखो P&L में क्या क्या रिकॉर्ड कर दिया, ये हाईलाइटेड पार्ट रिकॉर्ड कर दिया। देन उसके बाद क्या होता है, P&L में हमेशा एक क्या आता है, एक तो आपका कॉस्ट आता है एंड उसके आगे सेलिंग प्राइस, देन आपकी एबनॉर्मल चीज़ें आती है, एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस, देन कुछ ऐसे कॉमन खर्चे आते हैं जो कहीं पे गए नहीं, जैसे एक सेलिंग एक्सपेंसेस क्वेश्चन के अंदर है, यू हैव टू राइट एबनॉर्मल गेन एंड लॉस। आप एबनॉर्मल गेन एंड लॉस की अमाउंट अकाउंट्स बना के निकाल सकते हो, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया। अगर आपको डायरेक्टली निकालनी है तो लॉजिक एकदम सिंपल है, द फॉर्मूला इज लाइक दिस, सी एबनॉर्मल चीज़ के लिए द फॉर्मूला इज लाइक दिस, आप सीधा बोल सकते हो कि इतना खर्चा मैंने किया माइनस स्क्रैप वैल्यू इनटू क्वांटिटी। एक मैं एग्जांपल बता देता हूँ यहाँ पे, यू विल अंडरस्टैंड। लेट अस से मैं अगर यहाँ पे ये प्रोसेस ए की बात करता हूँ, तो प्रोसेस ए आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, प्रोसेस ए जहाँ पे मुझे लॉस हुआ है 100 यूनिट्स का। अब मैं क्या बता रहा हूँ, 100 यूनिट्स का अगर मुझे लॉस हुआ है, यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू क्या है, स्क्रैप वैल्यू क्या है, तो दैट इज 2 रुपीज़, यू कैन सी द स्क्रैप वैल्यू विच इज 2 रुपीज़। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा अब नॉर्मल लॉस है, तो ये 12.5 ये मेरी क्या हो गई कॉस्ट पर यूनिट। तो अब नॉर्मल लॉस आप देख सकते हो 100 इंटू 12.5 दैट इज 1250। तो हर यूनिट के अगेंस्ट मेरा 12.5 का खर्चा हुआ है, उसमें से 2 रुपये मुझे मिल जाएगा एज स्क्रैप में बेचूंगा तो स्क्रैप वैल्यू। सो मेरे को नेट खर्चा जो होगा 12.5 माइनस 2 दैट इज 10.5 का होगा। फॉर हाउ मेनी क्वांटिटीज, तो मेरे पास 100 यूनिट्स है, तो दैट इज हाउ यू कैन कैलकुलेट दिस इज माई नेट लॉस विच विल बी ट्रांसफर टू P&L। तो अगर आप क्वेश्चन में अकाउंट नहीं बोला है तो क्यों बनाने का, तो सीधा 10.5 इंटू 100 अपन करेगा तो 1050 आपको दिख जाएगा। आप अकाउंट बना के भी कर लो तो भी चलेगा। सेम गोज फॉर abnormal गेन। ओके, दैट फॉर्मूला इज रिटर्न एंड देन बैलेंसिंग फिगर विल बी टेकन। P&L में आप गलती मत करना, पहले आपका कॉस्ट आएगा, उसके अगेंस्ट उसका सेल्स आ जाएगा, देन यहाँ पे abnormal लॉस आएगा, फिर यहाँ पे abnormal गेन आ जाएगा। देयर इज अ शॉर्टकट फॉर्मूला वी हैव डिस्कस्ड। देन देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस विच आर कॉमन एक्सपेंसेस जो प्रोसेस 1 और 2 में नहीं गए हैं किसी रेशियो में, देन देयर इज अ नेट प्रॉफिट विच विल बी कैलकुलेटेड। यस, सो फाइनली वी कैन see that we are done with this in half an hour. We are done with the first part of this. अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी है प्रोसेस 1 विदाउट WIP के अंदर। हमने ये डिस्कस कर लिया नॉर्मल लॉस एंड अबनॉर्मल लॉस वाला पॉइंट, हमने डिस्कस कर लिया नॉर्मल लॉस एंड अबनॉर्मल गेन वाला पॉइंट। अभी आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1 वाला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं विच इज थर्ड पॉइंट, देख लेना। अब अगर मैं आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1 की बात करता हूँ तो देखो, अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे P प्रोसेस 1 है, यहाँ पे प्रोसेस 2 है, अगर मेरे 100 यूनिट्स बनाए और ये मैं पूरे 100 यूनिट्स ट्रांसफर कर देता हूँ तो क्या होगा, इंटायर आउटपुट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस। मैंने मेरा सारा आउटपुट नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर ट्रांसफर कर दिया है, पूरे का पूरा 100। तो सिंपल है, आपको क्या लिखना है उसके अंदर, बाय आउटपुट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस, और क्या लिखना है यहाँ पे, तो क्वांटिटी इनटू CPU, जो भी इनटू आपने जो CPU निकाला, ये तो हमने किया ही था। इट इज नथिंग बट स्टेप नंबर 5। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि पार्टली ट्रांसफर्ड एंड पार्टली सोल्ड, इट मीन्स मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि प्रोसेस 1 ने 100 बनाया है, तो प्रोसेस 1 ने 80 प्रोसेस 2 को दे दिया एंड खुद वो 20 बेचेगा, वो खुद बेचेगा। प्रोसेस 20, द आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1 इज 100, 20 विल बी सोल्ड इन द मार्केट एंड ओनली 80 इज ट्रांसफर्ड। वी हैव सीन दैट क्वेश्चन नंबर 2 फॉर दैट मैटर। नाउ इस केस में क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग ने 20 भी इस पे रिकॉर्ड किया था, प्रोसेस 1 के क्रेडिट साइड में 80 अलग से रिकॉर्ड किया था, 20 अलग से, और इंटू दोनों के लिए CPU किया था, राइट। ओके, तो यही हमेशा करना होता है, इंस्टीट्यूट ने कभी ऐसा कुछ चेंज नहीं किया है, बट फिर भी मैं कुछ चीज़ें आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा बता देता हूँ। सबसे पहले जो आउटपुट 80 यूनिट्स जो ट्रांसफर कर दिए गए, दैट इज पार्टली ट्रांसफर्ड, उसका तो सेम ही इफेक्ट आएगा बाय आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। समथिंग विच इज पार्टली सोल्ड, अभी मैं 20 की बात कर रहा हूँ, तो जो भी आपने 20 बेचा है, इसके 2 चांसेस है, हमेशा यही हो गया ऑलवेज। अगर आपको करना है तो हमेशा
यही करना है, हमें ऑलवेज यही करना है। बट मैं एक चीज़ बस समझा के रखता हूँ, आज तक अब इंस्टीट्यूट ने ट्विस्ट किया नहीं है इस चीज़ के अंदर, लेकिन फिर भी सुन लो, ऑलवेज अगर हम मैं बात करूँ तो यही करना है। बात यहाँ पे बाइक पीएनएल लिख देना है, क्वांटिटी इनटू सीपीयू करना है। बट ये कब किया जाता है? प्रोसेस इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। व्हाट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर? रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर मतलब वहाँ पे उस प्रोसेस अकाउंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बेचना है नहीं बेचना है करके। इट मीन्स अगर ये 20 यूनिट्स मार्केट में बेचे जा रहे हैं तो ये बेचने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? प्रोसेस वन अकाउंट की है। तो इन दिस केस प्रॉफिट भी प्रोसेस वन अकाउंट वाला ही बुक करेगा, बिकॉज उसको बेचने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी, दैट इज दिस प्रोसेस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। तो इस केस में 20 इंटू फिर क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और प्रॉफिट विल बी बुक्ड इन प्रोसेस वन अकाउंट। प्रोसेस वन अकाउंट के अंदर प्रॉफिट बुक किया जाएगा अगर हमारे प्रोसेस क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स है, दीज आर, बिकॉज उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेल करने की, तो वही प्रॉफिट बुक करेंगे प्रोसेस अकाउंट। लेकिन अगर हमारा प्रोसेस अकाउंट इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, मतलब उनकी बेचने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो लोग 20 यूनिट्स आगे जाके दे देंगे, फिर कंपनी का सेल्समैन उसको बेचेगा। इट इन दिस केस प्रोसेस वन डज नॉट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेल, उनको मेहनत नहीं करना, उनको खाली देना है, फिर कंपनी का सेल्समैन बेचेगा। तो इन दिस केस दैट सेलिंग प्राइस विल बी रिकॉर्डेड इन द कॉस्टिंग पीएनएल। ओके, तो हमें बाई सेल यहाँ पे, तो हमें एक सेकेंड ये ओके हाँ, तो मेरी बात ये थी कि अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है, देखो मेरे को बस इतना बोलना था, अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं प्रोसेस अकाउंट के ये जो 20 यूनिट्स रहेंगे मेरे प्रोसेस वन अकाउंट के अंदर, मैं इसको इनटू सेलिंग प्राइस कर दूँगा अगर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेचने की। लेकिन इफ़ यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर तो हमें कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हमेशा आपको क्या करना है, अगर मैं आपको याद बताता हूँ, अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए मॉड्यूल के साथ, तो उन्होंने हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही रिकॉर्ड किया है। प्रॉफिट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द पीएनएल अकाउंट, एंड प्रॉफिट सेलिंग प्राइस कहाँ पे आएगी? आपकी पीएनएल में ही आएगी। बस ये एक थोड़ा पॉइंट था जो कंफ्यूजिंग हो सकता था। प्रॉफिट विल बी शोन इन द प्रोसेस अकाउंट एंड देन इट इज ट्रांसफर टू पीएनएल। तो अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है तो ही हम प्रॉफिट बुक करेंगे, अगर हम सेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो। सो ओके, फिर एक लिखा गया, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट देन अज्यूम वी आर नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, मतलब आपको हमेशा यही करना है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर नहीं है, हमेशा यही करना है अपने को। अगर क्वेश्चन सामने से बोलता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला ध्यान देना, हम रिस्पॉन्सिबल है तो हम प्रॉफिट बुक करेंगे एज अ प्रोसेस, दैट्स इट। अच्छा, देन अगर आउटपुट ऑफ लास्ट प्रोसेस की बात करूं, तो अगर आउटपुट ऑफ लास्ट प्रोसेस एंटायर आउटपुट इज सोल्ड, मतलब प्रोसेस 2 ने क्या किया, उसने 100 यूनिट्स बनाया था, उसने सारे का सारा बेच दिया, तो कुछ स्टॉक नहीं रखा है, तो वी कैन डायरेक्टली से कॉस्टिंग पीएनएल में भेज दो उसको, दैट इज क्वांटिटी इनटू सीपीयू करके। हाँ, या तो फिनिश गुड्स में भी भेज सकते हो, बट फिर वही फिनिश गुड्स में 100 लेके जाओ डेबिट में, फिर वही 100 क्रेडिट में लेके जाओ, तो फायदा नहीं। आप डायरेक्टली पीएनएल में भेज सकते हो, दोनों कर सकते हो, वी ऑलवेज डू दिस। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ पार्ट, आपको अभी तो फिनिश गुड्स बनाना ही पड़ेगा, मतलब मैं ये बोलता हूँ प्रोसेस 2 ने 100 बनाया है, उसमें से 80 सेल कर दिया, 20 क्लोथिंग स्टॉक के अंदर है, तो क्लोथिंग स्टॉक तो बताना पड़ेगा, देन यू विल हैव टू मेक फिनिश गुड्स अकाउंट करके। सो प्लीज, और ये मैंने पीएनएल वाला पॉइंट डिस्कस कर लिया था, मतलब देखो अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो पांचों पॉइंट डिस्कस हो गए। अभी हम जा रहे हैं प्रोसेस अकाउंट विद द डब्ल्यूआईपी वाले पार्ट पे। तो अभी ये ध्यान से सुनना, व्हाट इज प्रोसेस अकाउंट विद द डब्ल्यूआईपी। तो इसके लिए एक कंसेप्ट मुझे दिखाना पड़ेगा। देखो अभी हम इस पार्ट पे प्रोसेस अकाउंट विद डब्ल्यूआईपी, ऊपर के पार्ट डिस्कशन हो गया है। नाउ अब मैं क्या बात कर रहा हूँ, एक छोटा सा एक एग्जांपल दे देता हूँ जिससे आपको चीज़ें थोड़ी ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएंगी। इफ़ आई टॉक अबाउट दिस, जस्ट अंडरस्टैंड दिस दैट दिस इज अ प्रोसेस अकाउंट विद डब्ल्यूआईपी। मैं मान लेता हूँ चलो कि आप पिज्ज़ा वगैरह खाते हो, तो एक पिज्ज़ा 400 रुपये का आता है, हम दोस्त के साथ खाने गए, पहले दिन पिज्ज़ा खाया, 4 दोस्त थे हम लोग, तो हमने इतना पार्ट खाया खाली, दूसरे दिन भी हमने इतना पार्ट खाया, तीसरे दिन भी इतना खाया, और फिर इतना खाया। अब मैं बोलता हूँ मैंने 4 दिन पिज्ज़ा खाया है, एक पिज़्ज़ा 400 का है, और मैंने 4 पिज़्ज़ा खाए, तो क्या मैं इतना रुपया दूंगा? 400 इंटू 1600 रुपीज़ दूंगा? नहीं भाई, मैंने भले ही 4 पिज़्ज़ा खाए हैं, ये 4 पिज़्ज़ा, लेकिन चारों पिज़्ज़ा मैंने पूरे नहीं खाए, मैंने खाली 25% पोर्शन खाया है। तो आई कैन से इज इक्विवेलेंट टू 4 पिज़्ज़ा, 4 यूनिट्स अगर मैंने 25% कंज्यूम किए हैं, इज इक्विवेलेंट टू मैंने पूरा एक पिज़्ज़ा खाया है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। ये 1/4 खाया, फिर ये 1/4, फिर ये 1/4, फिर ये 1/4, तो यस, इसी को बोला जाता है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अगर मैंने 4 यूनिट्स का 25%, तो 4 यूनिट्स 25% कंप्लीट होना इज इक्विवेलेंट टू आप एक पूरा यूनिट कंप्लीट होना करके, वैसा भी हम बोल सकते हैं, एक पूरा यूनिट बन जाना करके, वैसा। सो नाउ एक एग्जांपल देता हूँ इक्विवेलेंट वाले पार्ट के लिए। इक्विवेलेंट मतलब एक्चुअली में नहीं बनाया गया, इक्विवेलेंट बस आपने एक साथ एक पिज्जा नहीं खाया है, अपने 4 थोड़े थोड़े, इज इक्विवेलेंट टू एक साथ आपने एक पूरा पिज्जा खाया, हम ऐसा बोलते हैं। यू विल पे द कॉस्ट फॉर दिस। अच्छा, लेट अस टेक वन एग्जांपल, यू विल हैव आइडिया। लेट अस से मैं एक लेबर की बात करता हूँ डेबिट साइड में, उसने 100 यूनिट्स पे काम करना शुरू किया, मैंने उसको 85,000 रुपीज़ दिया। ओके, नाउ अभी क्या होता है, और उसने उसमें से ना 80 यूनिट्स पूरा बना दिया, ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस, मतलब इसके ऊपर 100% काम कर दिया। लेकिन 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 डब्ल्यूआईपी इज समथिंग हम जिसके ऊपर काम शुरू करते हैं लेकिन काम खत्म नहीं करते हैं। हमारे स्टडीज़ में ऐसा ही होता है, हम पढ़ना शुरू तो करते हैं लेकिन हमारे बहुत सारे चैप्टर्स आधे अधूरे रह जाते हैं, दैट इज अ डब्ल्यूआईपी वर्क
वर्क इन प्रोग्रेस। तो अभी 100 यूनिट्स के अंदर से अगर हमने 80 यूनिट्स पूरे बना दिए, दैट इज 100% वर्क इज डन। एंड क्लोजिंग WIP की अगर हम बात करेंगे तो दैट इज ओनली 25% वर्क इज डन ऑन दिस। दिस इज नोन एज WIP बिकॉज पूरा 100% काम नहीं हुआ, ओनली 25% काम ही हुआ है। ओके, तो अब मैं क्या बात करूंगा, मैंने वर्कर को 85,000 रुपीज दिया, तो सबसे पहले देखो मैं क्यों निकालूंगा, मतलब क्वांटिटी, उसने कितना यूनिट्स बनाया, उसने ये 80 यूनिट्स जो है ना, ये 80 यूनिट्स वो पूरा बना दिया, 100% वर्क किया, लेकिन ये 20 यूनिट्स के ऊपर उसने पूरा काम खत्म नहीं किया, दैट्स व्हाई वो WIP के अंदर पड़ा है, उसने खाली 25% ही किया है काम। तो कैन आई से दैट, जैसे मैंने पिज्जा का बोला 4 पिज्जास थे जिसके ऊपर 25% ही हमने कंजम्पशन किया था, इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं 20 यूनिट्स की बात करता हूं जिसके ऊपर 25% काम हुआ है, इज इक्विवेलेंट टू, उसने कितने यूनिट्स बना दिए, हम बोल सकते हैं 5 यूनिट्स बना दिए उसने, 20 यूनिट्स, ओके, उसने 25% कंप्लीट किए, इज इक्विवेलेंट टू उसने 5 यूनिट्स बना दिए। तो हियर वी गो, द वैल्यू इज 85 यूनिट्स, उसने एक्चुअली में 85 यूनिट्स पूरे बना दिए, हम ऐसे बोल सकते हैं, उसने बनाए नहीं पूरे, उसने 80 पूरे बनाए और 20 के ऊपर आधा अधूरा किया, इज इक्विवेलेंट टू, दिस इज इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। उसने 85 वो पूरे बना सकता था अगर बनाने चाहता, तो ये 20 के ऊपर 25% काम करने के चक्कर में अगर वो ऐसा नहीं करता तो 5 पूरे बन जाते। यस, दैट इज 20 to 25%, या दैट इज फाइन। नाउ मैं क्या बोलता हूँ, मैंने वर्कर को कितना रुपया दिया, मैंने वर्कर को 85,000 रुपीज़ दिया। अगर मैंने वर्कर को 85,000 रुपीज़ दिया तो ये 85,000 रुपीज़ देने के बाद उसने इक्विवेलेंट कितना यूनिट्स बनाया है, 85 यूनिट्स बनाया। तो कैन आई से दैट कॉस्ट पर यूनिट इज 1000 रुपीज़? यस, वी कैन से दैट कॉस्ट पर यूनिट इज 1000। अभी मुझे वैल्यू निकालनी है, मुझे 80 की वैल्यू निकालनी है, मुझे 20 की वैल्यू निकालनी है। तो आई कैन सिंपली से अगर ये 80 यूनिट्स की वैल्यू निकालनी है तो हर यूनिट का 1000 रुपया, तो ये 80,000 हो गया। और अगर मैं ये 20 यूनिट्स की वैल्यू निकालूंगा जो क्लोजिंग WIP के अंदर है, तो आप समझ सकते हो कि 20 यूनिट्स पूरे तो नहीं बने, इसके ऊपर 25% ही काम हुआ है, इज इक्विवेलेंट टू। तो आप क्या बोलोगे, इज इक्विवेलेंट टू, उसने 5 यूनिट्स पूरे बनाए और देन उसका था इंटू इक्विवेलेंट प्रोडक्शन लिख दोगे। तो अगर पूरा बनाने जाओगे तो 5 ही बनते हैं इंटू 1000। दिस इज द बाइफर्केशन ऑफ 85,000, यू कैन सी दैट 80,000 एंड 5,000। सो दिस वाज अ स्मॉल क्रक्स। मुझे बस आपको ये बताना है कि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्या क्या बनाने का है। तो आपको सबसे पहले एक प्रोसेस अकाउंट बनाने का है, फिर एक क्वांटिटी का कॉलम, एक क्वांटिटी वाला स्टेटमेंट आएगा, एक रेट वाला दैट इज CPU स्टेटमेंट, और एक कॉस्ट अलोकेशन करने के लिए कॉस्ट का स्टेटमेंट। तो 4 चीजें आएंगी, प्रोसेस अकाउंट आ जाएगा, देन देयर इज अ स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, देन देयर इज अ स्टेटमेंट शोइंग CPU, देन देयर इज अ स्टेटमेंट शोइंग अलोकेशन ऑफ और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट, वी कैन से। तो हियर वी गो, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, ओके, तो यू कैन हैव अ लुक ओवर हियर। अगर आप देखते हो यहाँ पे तो प्रोसेस अकाउंट विद WIP की बात कर रहे हैं, इसको भी कंप्लीट करने के 6 स्टेप्स है, हमने 6 स्टेप्स में डिवाइड किया है। वैसे अगर आप देखोगे तो मेथड, आप इसमें 2 मेथड फॉलो कर सकते हो, एक तो आप वेटेड एवरेज मेथड फॉलो कर सकते हो या तो FIFO मेथड फॉलो कर सकते हो। हम दोनों के हिसाब से देखेंगे कि चीज़ें कैसे ऑपरेट होंगी, वेदर इट इज FIFO मेथड और इफ इट इज अ वेटेड एवरेज मेथड। ओके, अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं प्रोसेस अकाउंट विद 2 मटेरियल्स, इसके ऊपर थोड़ी देर बाद में आते हैं। चलो पहले 6 स्टेप मॉडल की बात करते हैं। अगर मैं 6 स्टेप मॉडल की बात करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने स्टेप्स लिखे गए हैं जहाँ पे प्रोसेस अकाउंट रहेगा विद WIP करके। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना होता है, स्टेप नंबर 1 क्या करनी होती है, पूरा क्वेश्चन पढ़ने का। मैं ये स्टेप्स आपको क्वेश्चन के साथ ही समझाते जाऊंगा, वो थोड़ा आपके लिए इजी रहेगा। फर्स्ट स्टेप इज यू नीड टू रीड द एंटायर क्वेश्चन, वंस रीड द एंटायर क्वेश्चन एंड फिल अप द प्रोसेस अकाउंट। तो चलो एक काम करते हैं, लेट्स हैव अ लुक, एक क्वेश्चन को देखते हैं, यू विल हैव अ मोर आइडिया। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ, वी आर इन क्वेश्चन नंबर 3। चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ दिस इज द WIP वाला क्वेश्चन। सो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो और जितनी भी आपकी डिटेल्स है उससे प्रोसेस अकाउंट बना दो। प्रोसेस अकाउंट हमेशा कितने लाइन का बनेगा, प्रोसेस अकाउंट हमेशा 10 लाइन का बनेगा। तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं। ABC लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट ZX यूजिंग द प्रोसेस नेम RT। तो हमारे प्रोसेस का नाम क्या है, RT है। फॉर द मंथ ऑफ May 2014 द डेटा, द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल। प्रोसेस RT का हमें कुछ डेटा अवेलेबल है, मटेरियल इनपुट किया गया, ट्रांसफर्ड। आपको बस डेबिट क्रेडिट खेलना है, क्या चीज़ डेबिट में आएगी, क्या चीज़ क्रेडिट में आएंगी। तो मटेरियल इंट्रोड्यूस दैट विल बी इन द डेबिट, देन मटेरियल ट्रांसफर्ड विल बी इन द क्रेडिट, देन WIP। तो WIP की अगर बात करेंगे तो एक है एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, देन एक है एट द एंड ऑफ द मंथ। ओके, तो जो बिगिनिंग वाला है वो डेबिट में आ जाएगा और जो एंड वाला है क्लोजिंग WIP वो क्रेडिट में आ जाएगा। ये पूरा डेटा यूनिट्स के बारे में आप देख सकते हो, हर जगह पे यूनिट्स लिखा गया है, यूनिट्स 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 यूनिट्स। तो चलो एक काम करते हैं, पहले इन 4 चीज़ों का ट्रांसफर कर देते हैं। पहले जो ओपनिंग WIP को पहले मैं लिख देता हूँ, दैट इज दिस which is 4000। you can see the process account is of 10 lines। पहले मैंने ये लिख दिया, मैं हाईलाइट करते जाता हूँ। पहले मैंने ओपनिंग WIP लिख दिया 4000 करके, उसके बाद मैंने लिख दिया है मटेरियल इंट्रोड्यूस विच इज और मटेरियल इंट्रोड्यूस विच इज 16,000, ये मैंने लिख दिया। तो ओपनिंग एंड देन देयर इज इनपुट मटेरियल, देन आई कैन सी दैट मटेरियल। एक चीज़ हमेशा छोड़ देने का लाइन फॉर नॉर्मल लॉस, 2-3 लाइन छोड़ देने का, उसके बाद ही लिखने का आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। आपने कितना आउटपुट भेजा है, 14,400। व्हाट इज योर क्लोजिंग WIP, 3000। अगर आप देखते हो 3000। सो मैंने 2 डेबिट में 2 क्रेडिट में, तो ये चीज़ लिख दी है कि इनपुट कितना है, मैंने ओपनिंग लिख दिया,
मैंने ओपनिंग और इनपुट कितना किया वो डेबिट में लिख दिया, देन आउटपुट ट्रांसफर एंड क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी मैंने लिख दिया। अभी जो मेरा खर्चा हुआ है वो देखते हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड्स की बात करते हैं। तो डब्ल्यूआईपी एट द बिगिनिंग, तो जो भी डब्ल्यूआईपी मेरी बिगिनिंग के अंदर बिगिनिंग में है विच इज नथिंग बट दिस 4000, उसके ऊपर मैंने कितना खर्चा किया रहेगा पिछले साल, आधा अधूरा काम किया उसके ऊपर, तो मैंने उसके ऊपर 30,000 मटेरियल का किया है एंड कन्वर्जन कॉस्ट का 29,200 है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट? देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि आपके मन में डाउट है, तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिख के रखा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। तो ये पॉइंट नंबर 3 में आपको दिखेगा, हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। तो चलो पॉइंट नंबर 3 में मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप आगे जाओगे डब्ल्यूआईपी वाले में, फिर आगे देखोगे तो आपको कन्वर्जन कॉस्ट का मीनिंग दिख जाएगा। व्हाट इज कन्वर्जन कॉस्ट? कन्वर्जन कॉस्ट इज नथिंग बट इट मींस द कॉस्ट इनकर्ड टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। तो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो खर्चा होता है उसको हम कन्वर्जन कॉस्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई कैन सी दैट आपके पास क्लोथ है 100 रुपये का, दिस इज योर रॉ मटेरियल, इसको आपको कन्वर्ट करना है शर्ट के अंदर। तो शर्ट कन्वर्ट करने के लिए वर्कर को काम करना पड़ेगा, फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा होगा, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। तो 200 का खर्चा इधर होता है, 300 का खर्चा इधर होता है ओवरहेड का। तो मुझे बता दो टोटल कन्वर्जन कॉस्ट कितना है? ये टोटल तीनों का नहीं होएगा अभी, टोटल खाली ये दोनों का ही होएगा। टोटल विल बी ओनली ऑफ दीज टू, दिस इज द कन्वर्जन कॉस्ट। अगर आप तीनों को टोटल करो तो टोटल कॉस्ट हो गया, आई विल से दैट 500। मतलब अगर मेरे को क्लोथ को विच इज रॉ मटेरियल को अगर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है, मुझे 500 रुपये का खर्चा करना पड़ेगा, दैट इज अ कन्वर्जन कॉस्ट। इन सिंपल वर्ड्स आई कैन से दैट कन्वर्जन कॉस्ट इज नथिंग बट, इन सिंपल वर्ड्स गाइस आई कैन से दैट कन्वर्जन कॉस्ट इज नथिंग बट दिस लेबर एंड ओवरहेड। इट डज नॉट इंक्लूड, गलती से भी रॉ मटेरियल को ऐड मत करना उसके अंदर, ठीक है। तो वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज कन्वर्जन कॉस्ट, इट इज नथिंग बट लेबर एंड ओवरहेड विच इज दिस। अच्छा ये खर्चा पिछले साल किया गया था, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, जस्ट टेक द टोटल, दैट विल बी 59,200 और ये 4,000 के ऊपर किया गया, तो वो हम प्रोसेस अकाउंट के अंदर बता देता हूं। व्हाट इज माय स्टेप नंबर 1? हम स्टेप नंबर 1 के अंदर है। स्टेप नंबर 1 के अंदर आपको क्या करना होता है, जितना भी खर्चा दिया गया प्रोसेस अकाउंट के अंदर वो यहाँ पे लिख देना है, जो भी चीज दी गई है। तो आई एम डन विद दिस, 59,200 मैंने लिख दिया। और ये खर्चा करंट ईयर का है तो ये इंडिविजुअली लिख दीजिएगा, ये वाला खर्चा जो दिया गया है वो इंडिविजुअली 1,20,168 सो यू कैन सी 1,20,168 करके। तो या that is your conversion cost करके। तो we read the question, now let's read a normal loss, normal spoil units is nothing but a normal loss is a 10%। जनरली ये 10% ऑफ क्या होता है, तो जनरली ये 10% ऑफ इनपुट होता है। तो अगर इनपुट टोटल इनपुट लिखते हैं ऐसा लोग, जनरली इट इज 10% ऑफ टोटल इनपुट इंक्लूडिंग ओपनिंग डब्ल्यूआईपी। सो इन दैट केस हम नॉर्मल लॉस इसका निकालते हैं, दिस इज टोटल इनपुट इंक्लूडिंग ओपनिंग डब्ल्यूआईपी। 80% ऑफ द टाइम ये होता है टोटल, तो ये 20,000 का जो भी परसेंटेज है वो निकाला जाएगा विच इज 10%। बट इस टाइम लाइन कुछ अलग लिखा गया है, नॉर्मल लॉस इज 10% ऑफ गुड आउटपुट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस। तो गुड आउटपुट बोलेगा तो कितना आउटपुट ट्रांसफर किया है, अगर आप देखोगे आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस इज 14,400, तो उसका 10% निकाला जाएगा। तो यू कैन सी दैट यू विल राइट नॉर्मल लॉस, you will write normal loss and output which are transferred to next process are 14,400, तो उसका 10% निकालो तो ये आ जाएगा। अच्छा और आगे एक लिखा एक सेंटेंस बता दूं तो इट हैज़ नो रियलाइजेबल वैल्यू फॉर स्पॉइल्ड यूनिट्स, तो अपने स्पॉइल्ड यूनिट्स की कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है। सो इन दैट केस आई कैन से दैट देयर इज नो स्क्रैप वैल्यू, तो नो स्क्रैप वैल्यू, तो यहाँ पे डैश आ जाएगा। अभी तक मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने लिख दी, अभी भी कुछ 3-4 लाइन बाकी है। ये अगर पढ़ना है तो मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। चलो, डिफेक्ट्स इन द यूनिट्स आर आइडेंटिफाइड इन देयर फिनिश स्टेट। मतलब अगर घर पे कभी खाना वगैरह बनता है तो खाना बनता है ना, तो बहुत बार ऐसा होता है कि खाना पूरा बनने के बाद पता चलता है अरे इसके अंदर नमक ज़्यादा गिर गया है, मिर्ची ज़्यादा गिर गई है, फिर नमक तो डाला ही नहीं है। सो डिफेक्ट्स आर आइडेंटिफाइड, समटाइम्स डिफेक्ट्स थोड़ी देर में पता चलता है कि खराब बन गया है, लेकिन कभी कभी पूरा चीज़ बनने के बाद डिफेक्ट पता चलता है करके। तो यहाँ वाले कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, डिफेक्ट्स आर आइडेंटिफाइड इन देयर फिनिश स्टेट। मतलब अगर मैं बोलता हूँ कुछ एबनॉर्मल लॉस है कंपनी के अंदर, कुछ ज़्यादा खराब हुआ है, तो हम बोल सकते हैं जो भी आपका एबनॉर्मल लॉस है इट इज़ 100% कंप्लीट बिकॉज इन देयर फिनिश स्टेट। तो पूरा बनने के बाद पता चला ये खराब है तो पूरा उसके ऊपर काम हो गया, अगर कुछ एबनॉर्मल लॉस है तो। चलो आगे बढ़ते हैं। मटेरियल्स फॉर द प्रोडक्ट इज पुट इन द प्रोसेस एट द बिगिनिंग ऑफ द साइकिल ऑफ द ऑपरेशन वेयर एज द लेबर एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट फ्लो इवनली ओवर द ईयर। अभी ये मैं एक समझा देता हूँ, इसमें क्या लिखा गया, आपका जो मटेरियल है ना, मटेरियल्स फॉर द प्रोडक्ट इज पुट इन द प्रोसेस एट द बिगिनिंग। तो ये क्या है एट द बिगिनिंग, मतलब अगर आप टेलर को शर्ट देते हो, वो बोलता है वो आपको 4 दिन के अंदर देगा और बोलते हैं मेरे को 4 मीटर कपड़े की जरूरत है शर्ट बनाने के लिए, तो क्या आप उसको ऐसा बोलोगे रोज में 1-1 मीटर कपड़ा दूंगा तेरे को? नहीं, आपको पूरा 4 मीटर कपड़ा पहले ही दिन देना पड़ेगा, फिर वो आपका कटिंग करेगा, स्टिचिंग करेगा, तो पहले दिन लेकिन पूरा 4 मीटर कपड़ा चाहिए। तो जो भी मटेरियल वो एट द बिगिनिंग लगाया जाता है, फिर लेबर का काम धीरे धीरे होता रहेगा, ओवरहेड का खर्चा धीरे धीरे होता रहेगा। I hope the thought process as such is clear what I want to convey. Yes sir. चलो now
क्वेश्चन में एक चीज़ और लिखी गई है कि द नो रियलाइजेबल वैल्यू, वो हमने पढ़ लिया था, तो हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया है। आप देख सकते हो तो स्टेप नंबर 1 ये था कि पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर दी गई है वो सारी यहाँ पे लिख लेनी है, हमने वो चीज़ कर ली है। अभी व्हाट इज द स्टेप नंबर 2 सर, प्लीज यहाँ पे देखते हैं ये लोग क्या गाइड कर रहा है। स्टेप नंबर 2 के अंदर गाइड मतलब मैंने ही बनाया वैसे तो ये स्टेप्स, ठीक है। नाउ यू कैन सी स्टेप नंबर 2 इज यू नीड टू क्लोज द क्वांटिटी कॉलम। व्हेन यू से क्वांटिटी कॉलम यू क्लोज, देयर कैन बी अदर abnormal gain and loss. I'm trying to be more precise, like the logic is there obviously, but yeah I'm just trying to be एकदम easily मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्लोज द अकाउंट ये हमने पहले वाले में भी डिस्कस किया, अगर डेबिट में बैलेंस आता है तो abnormal गेन होता है, क्रेडिट में आता है तो abnormal लॉस आता है। तो मैंने ये पूरा क्वेश्चन देख लिया यहाँ पे। अगर अभी मैं बैलेंसिंग फिगर निकालना तो दिस इज देयर इज अ बैलेंसिंग फिगर, ये 20,000 आप देख लेना, देयर इज अ बैलेंसिंग फिगर। अच्छा अभी तक ये वैल्यूज मुझे नहीं पता है, देखो ये मेरे आंसर्स आ गए हैं अभी तक। ओके अभी मुझे क्या नहीं पता है अभी तक, मालूम है ये नहीं पता है, ये तीनों की वैल्यूज नहीं पता, इट वाज नॉट गिवन। तो अभी तक मुझे ये तीन वैल्यूज नहीं पता, अदरवाइज सारी चीजें मुझे पता चल गई है। तो क्लोज द क्वांटिटी कॉलम, और वो हमने कर भी दिया है, अगर आप देखोगे तो क्लोज विच कॉलम, स्टेप नंबर 2 के अंदर क्वांटिटी कॉलम को हमने क्लोज कर दिया। यस नाउ द क्वेश्चन राइजेस विच मेथड यू फॉलो। सो इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या मेथड फॉलो करें वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब क्वेश्चन के अंदर देखोगे तो क्या लिखा गया है, वेटेड एवरेज मेथड। तो हम लोग कौन सी मेथड फॉलो कर रहे हैं, वेटेड एवरेज मेथड। नाउ देयर आर टू मेथड्स, वन इज अ फीफो मेथड देन अनदर वन इज अ वेटेड एवरेज मेथड। सर ये दोनों मेथड के अंदर डिफरेंस क्या होगा, तो बात एकदम सिंपल है। देखो वेटेड एवरेज मेथड एंड फीफो मेथड के अंदर क्या डिफरेंस होगा। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि लेटर से दैट आपके पास 10 यूनिट 1 रुपये के हिसाब से आए हैं और उसके बाद 20 यूनिट्स 2 रुपये के हिसाब से आए हैं, अभी मुझे उसमें से 1 यूनिट की ज़रूरत है, तो आप क्या बोलोगे, पहले यूनिट फीफो मेथड मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो आप पहले इसमें से बाहर भेजोगे फर्स्ट लॉट में, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो देयर इज अ सेग्रीगेशन कि ये लॉट अलग है ये लॉट अलग है। फीफो मेथड के अंदर लॉट वाइज होता है, ये लॉट अलग है ये लॉट अलग है। लेकिन अगर मैं वेटेड एवरेज मेथड की बात करता हूँ तो वेटेड एवरेज मेथड में सारी चीज़ें मिक्स होती है। सो सारी चीज़ें मिक्स होती है मतलब क्या आप समझा सकते हो, हाँ समझा सकता हूँ। सारी चीज़ें मिक्स होने का मतलब ये है कि अगर मैं आपको बोलता हूँ ये एक टंकी है पेट्रोल की, उसके अंदर आपने 10 लीटर पेट्रोल रखा है एट द रेट ऑफ ₹1। अभी बस समझाने के लिए, पेट्रोल की प्राइस 100 या उससे ज़्यादा है आसपास है, बट अभी के लिए 10 लीटर पेट्रोल 1 रुपये के हिसाब से, फिर 20 लीटर पेट्रोल लीटर से 2 रुपये के हिसाब से। अभी मैं आपको बताऊँ इसमें से मुझे 1 लीटर पेट्रोल चाहिए, तो आपको थोड़ी पता है पहले कौन सा पेट्रोल आने वाला है। इट इज़ लाइक वेटेड एवरेज, यू विल से टोटल 30 लीटर पेट्रोल है मेरे पास, इसका 40 रुपया था और उसकी प्राइस है कॉस्ट 50 रुपीज़, तो ये कॉस्ट हो गया टोटल, और मेरे पास क्वांटिटी है आपकी 30 लीटर्स करके। तो व्हाट इज योर वेटेड एवरेज रेट, दैट इज 50 डिवाइड बाय 30, जो भी चीज़ आ जाएगी दैट इज योर रेट। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि हाउ दिस थिंग इट मीन्स आई कैन सी इन वेटेड एवरेज मेथड यू डोंट हैव द बाइफर्केशन, आप चीज़ों को कंबाइन कर लेते हो, वो 10 लीटर 20 लीटर को टोटल कर दिया, यू डील इन टोटलिटी। ऑलवेज रिमेंबर व्हेन देयर इज अ वेटेड एवरेज मेथड यू डील इन टोटलिटी, आप टोटल में डील करते हो। तो हमें क्या क्या बनाने का है, एक इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाने का है, प्रोसेस अकाउंट बनाने का है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट विच इज सीपीयू एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो सारी चीज़ें ही बनानी है, ठीक है। तो हमने स्टेप नंबर 1 कंप्लीट कर लिया, व्हाट इज स्टेप नंबर 2। तो अगर स्टेप नंबर 2 अगर हम देखेंगे वो भी हो गया है, क्लोज द क्वांटिटी कॉलम। अभी देखो ऐसा है यहाँ पे स्टेप नंबर 3, अगर आप कभी भी पढ़ोगे ये नोट्स तो आपको पता चलेगा, इसके अंदर 2 पार्ट्स है। एक है आपका फीफो मेथड होगा तो क्या होगा, वेटेड एवरेज क्या होगा तो क्या होगा। हम अभी जो कर रहे हैं वो अगर वेटेड एवरेज मेथड होगा तो क्या होगा, हम वो कर रहे हैं। अगर हम वेटेड एवरेज मेथड की गाइस बात करें तो इसमें ऐसा है, वन इज आउटपुट। चलो यहाँ पे देख लेते तो आपको पता चलेगा। अभी मुझे क्या क्या चीज़ों का आंसर चाहिए इसके अंदर, तो मुझे इन चीज़ों का आंसर चाहिए, मुझे इन चीज़ों का आंसर चाहिए। आई वुड लाइक टू कैलकुलेट द आंसर्स ऑफ दीज वैल्यूज। नाउ व्हाट विल यू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मुझे ये बताओ, ये 14,400 में से क्या मुझे बाइफर्केशन पता है कि ओपनिंग में से कितना है और इनपुट में से कितना है, नहीं। अगर आप बोलते हो कि पहले मैंने ओपनिंग का 4,000 कंप्लीट किया रहेगा, फिर मैंने बचा हुआ कंप्लीट किया रहेगा, मतलब अगर 14,400 मैंने बनाया है उसमें से 4,000 ओपनिंग में से आया है, पहले मैंने ये वाला खत्म किया काम जो आधा अधूरा था, फिर 14,400 माइनस 4,000, फिर मैंने बचा हुआ 10,700 खत्म 10,400 खत्म किया। तो इस केस में ये बोलूंगा आप फीफो मेथड फॉलो करो। आप बोल रहे हो जो पहले आया था उसको मैंने पहले भेज दिया, तो ओके तो आपको पता नहीं है। इट इज लाइक वेटेड एवरेज मतलब इट डील्स इन टोटलिटी। तो आई कैन से दैट वेटेड एवरेज मेथड इज नथिंग बट लास्ट पीरियड का कॉस्ट प्लस करंट पीरियड का कॉस्ट आप टोटल कर देते हो, यू डील इन टोटलिटी। चलो तो टोटल में डील करते हैं, बात सिंपल है। मैं क्या बोलूंगा, मुझे इन तीनों की वैल्यूज निकाली ना, मैं इन तीनों के लिए एक स्टेटमेंट बनाऊंगा, दैट इज अ स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था। पहला स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, पहले तो प्रोसेस अकाउंट था, फिर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, फिर सीपीयू, फिर कॉस्ट। तो चलो अभी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के ऊपर आता है। अगर हम बात करते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, देखो अभी जो चल रहा है वो थोड़ा एडवांस चल रहा है, तो आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए, अदरवाइज थोड़ा बाउंसर भी जा सकता है आपको, ओके तो ध्यान से सुनिएगा। ओके नाउ आई कैन सी दैट मैं ये तीनों चीज़ों को कॉपी कर लूंगा बाय आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी एब्नॉर्मल। आप देख सकते हो 14,400 3,000 1160 14,400 3,000 and 1160। अभी चलो ये कॉपी करने के बाद अभी मुझे देखना है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मतलब कितना काम हुआ है। तो मुझे बता दो जो आउटपुट आपने नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर लिया, आई होप यू अंडरस्टैंड, उसके ऊपर 100% काम हो गया रहेगा, तभी तो आपने भेजा ना, नहीं तो क्यों भेजोगे। हमने अपना काम कर दिया पूरा, अभी हम तभी तो हम लोग उसको नेक्स्ट प्रोसेस में भेज रहे हैं। यस सर दैट इज अंडरस्टूड। ओके
नाउ अगर हम आगे की बात करेंगे, नाउ दिस इज क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के परसेंटेजेस क्वेश्चन के अंदर दिए रहेंगे। सो लेट मी जस्ट हैव अ लुक कि क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के परसेंटेजेस कितने हैं। तो अगर आप देखते हो इस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के परसेंटेजेस इस क्वेश्चन के अंदर, तो आपको पता चलेगा इट वॉज रिटन दैट क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के परसेंटेजेस कितने 66.66% है, दैट इज 2/3। तो 2/3 काम हो गया क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के ऊपर, आप देख सकते हो। और ये किसका दिया हुआ है, लेबर एंड ओवरहेड का, मतलब लेबर एंड ओवरहेड मतलब कन्वर्जन कॉस्ट का दिया है। सर क्यों मटेरियल का क्यों नहीं बोल रहे हो? द रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज मटेरियल इज पुट इन द प्रोसेस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एट द बिगिनिंग, ये यहाँ पे लिखा गया था अगर आप पढ़ोगे। मटेरियल इट इज लाइक अ क्लोथ, तो क्लोथ तो पहले लग गया है। जैसे अगर मैं बताऊं 4 मीटर कपड़ा है, एक शर्ट बनाने का है, तो एक शर्ट के ऊपर क्लोथ पूरा लग गया 4 मीटर, खाली लेबर ने थोड़ा बहुत काम किया, इट इज लाइक 2/3 काम किया। So I can see if this closing WIP, so this time 100% material is used because it is used at the beginning, and then 2/3 work is done by the labor, that is conversion cost, so 2/3 तक ही काम किया, तो उतना ही। तो 3000 यूनिट्स के ऊपर 66 पॉइंट काम करना इज लाइक 2/3 काम करना, मतलब 2000 के ऊपर पूरा काम करना। देन देयर इज अबनॉर्मल लॉस। अबनॉर्मल लॉस के लिए क्या परसेंटेजेस लिए जाएंगे, तो आप क्वेश्चन पढ़ना, यहाँ पे मैंने बता दिया था, डिफेक्ट्स आर आइडेंटिफाइड इन एट दी एंड आर आइडेंटिफाइड इन दर फिनिश स्टेट, मतलब ये पूरा ही काम हुआ रहेगा। तो 100 करके ये मैंने लिख दिया। नाउ जस्ट टेक द मल्टीप्लाई दिस परसेंटेजेस लाइक दिस, ये क्वांटिटी इनटू परसेंटेजेस, देन ये क्वांटिटी इनटू ये परसेंटेजेस, तो ये वैल्यूज आपको आ जाएगी। जस्ट टेक द टोटल, वंस यू गेट दिस आपको ये पता चलेगा कि कितने क्वांटिटी का काम हुआ है। अभी मुझे क्या निकालना है, सीपीयू निकालना है, देन मल्टीप्लाई बाय मुझे क्या मिल जाएगा, कॉस्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्वांटिटी का हो गया, दूसरा स्टेटमेंट सीपीयू का है। अभी बिकॉज आप वेटेड एवरेज सोचते हो तो यू डील इन टोटलिटी, तो आपका विंडो क्या रहेगा, टोटल लास्ट पीरियड प्लस अभी तक टोटल कितना काम हुआ है करके। तो अभी तक टोटल कितना काम हुआ है वो हो गया, कितना क्वांटिटी का काम हुआ है। अभी तक कितना खर्चा हुआ है वो देखेंगे। तो खर्चा दो तरीके में हुआ है, कुछ खर्चा हुआ है वो ओपनिंग वाले यूनिट्स के ऊपर हुआ है जो 4000 है करके, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इसके ऊपर भी कुछ खर्चा विच इज 59,200। क्या मेरे पास बाइफर्केशन अवेलेबल है? हाँ, 59,200 का बाइफर्केशन अवेलेबल है। अगर आप क्वेश्चन देखते हो तो आपको पता चल जाएगा दैट बाइफर्केशन वाज देयर इन द क्वेश्चन ओनली, दैट बाइफर्केशन वाज देयर इन द क्वेश्चन। सो मैंने ये लिख दिया, ये जो बाइफर्केशन दिया था। देन करंट ईयर में कितना खर्चा था वो भी मैंने लिख दिया। तो अभी तक कितना खर्चा किया है वो मैंने लिख दिया, अब देखोगे तो। ओके, देन माइनस स्क्रैप, इस क्वेश्चन में कुछ स्क्रैप वैल्यू नहीं है। अगर आप प्रोसेस का क्रेडिट साइड विजिट करते हो, देयर इज नो स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। देन इफ यू जस्ट टेक द टोटल, दिस इज द नेट कॉस्ट व्हिच इज इनकर्ड विद रेफरेंस टू मटेरियल एंड लेबर। तो अभी तक मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ करंट पीरियड में ये खर्चा किया गया, नहीं, लास्ट पीरियड प्लस करंट पीरियड मिला के टोटल अभी तक ये खर्चा किया गया है। और ये खर्चा करके अभी तक कितना काम हुआ है, तो 18 यू कैन सी दिस 18560, 18560, देन 17560। और अब सीपीयू निकालोगे, दिस इज नॉट ओनली करंट पीरियड का सीपीयू, दिस इज लास्ट पीरियड प्लस करंट पीरियड का एवरेज सीपीयू है ये। ओके, नाउ आई हैव गॉट द स्टेटमेंट। द फर्स्ट वन इज आई एम डन विद द क्वांटिटी व्हिच इज इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, सेकंड वन इज सीपीयू, आई एम गोइंग फॉर अ कॉस्ट, दोनों को मल्टीप्लाई करके, दैट इज द थर्ड स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट की बात करूंगा, मतलब मेरे को ऊपर के 3 स्टेटमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। मतलब आपको एक चीज समझ लेना एकदम इजीली कि मेरे 3 चीजें आएंगी, 1 2 3, ये वाले स्टेटमेंट के अंदर देखो, आप देख सकते हो 1 2 3 जो चीज उसके अंदर थी। सबसे पहले मैं बोल सकता हूँ ये आउटपुट 14400 इनटू मेरे को क्या करना है, यहाँ का सीपीयू करना है। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, मैथमेटिक्स थोड़ा सा क्लियर है, तो आई कुड हैव डन इंस्टेड ऑफ डूइंग लाइक दिस, आई कैन डायरेक्टली से 14400 ये टोटल है इनटू ये एक यूनिट बनाने का इतना लगता है, तो आई कैन डायरेक्टली गो फॉर दैट विच इज 14400 इंटू 18 पॉइंट जो भी आपका रेट है। अगर हम क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी की बात करेंगे तो उसके शायद वैल्यूज अलग है, आप देख सकते हो। तो मतलब क्वांटिटी अलग अलग है, तो 3000 2000 मल्टीप्लाइड बाय मेरे को ये रेट्स करने पड़ेंगे। तो आप देख सकते हो 3000 2000 मल्टीप्लाइड बाय ये रेट्स मैंने कर दिए। पर अब नॉर्मल लॉस ऑल्सो ये 1160 सेम था, तो यू कैन टेक डायरेक्टली 1160 और मल्टीप्लाई बाय टोटल रेट आपका कर दो, एंड यू आर गोइंग टू गेट द आंसर। या नाउ व्हेन यू गेट द आंसर, बिकॉज आपका जो सीपीयू है फ्रैक्शन में है ना, हाँ एक चीज जो थी, जब भी सीपीयू आएगा हमेशा आपको 4 डेसिमल तक रखना है। ये चीज क्लियर है? यस सर, ये एकदम क्लियर है। नाउ दिस इज डन, दिस इज डन, दिस इज डन। नाउ प्लीज पे अटेंशन, ऐसा मत करो कि इतना टाइम हो गया तो भी क्या ध्यान दे करके। ओके, सो प्लीज पे अटेंशन। नाउ वी आर ट्राइंग टू कवर मैक्सिमम थिंग्स फॉर यू। ओके, नाउ ये चीज होने के बाद अगर हम बात करते हैं, ये चीज होने के बाद प्रोसेस अकाउंट, अभी हम अगर बात करें सारी चीजें हो गई है। यू हैव गॉट द वैल्यूज, आपको ये जो भी एक वैल्यू मिली है, दूसरी वैल्यू मिली है। अबनॉर्मल लॉस की मत लिखना, लेकिन ये वाली और ये वाली, मतलब नेक्स्ट प्रोसेस वाली और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी वाली प्लीज कॉपी कर लेना। यहाँ पे कॉपी कर ली आपने, यहाँ पे कॉपी कर ली। तो अभी तक कौन सी वैल्यू आपको नहीं पता है, ये वाली वैल्यू नहीं पता है जो अब नॉर्मल लॉस की है। दिस विल बी टेकन एज अ बैलेंसिंग फिगर, आप अगर बैलेंसिंग फिगर निकाल लोगे तो आ जाएगी। अभी ये वाली वैल्यू जो यहाँ पे आएगी और जो आपने कैलसे पे यहाँ पे कैलकुलेशंस करके निकाली वो डिफर कर सकती है 1-2 रुपए से, बिकॉज आपका जो सीपीयू है वो फ्रैक्शन में है करके, वो अपने राउंड ऑफ किया 4 डेसिमल। ओके, आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो आपको 8 डेसिमल तक रखना पड़ेगा। आई होप दैट क्वेश्चन इज अंडरस्टैंडेबल। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दो स्टेप्स विच आर गिवन। तो मैंने वेटेड एवरेज के लिए ये फॉलो किया,
उसके बाद वैम, तो जब भी वैम आएगा तो आपको नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सा बनाने का है अभी, स्टेटमेंट शोइंग सीपीयू, पहले इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पहले इक्विवेलेंट प्रोडक्शन देन स्टेटमेंट शोइंग सीपीयू बनाना है। सीपीयू में वैम मेथड में क्या रहेगा, कॉस्ट इनकर्ड इन द लास्ट पीरियड प्लस करंट पीरियड माइनस स्क्रैप, तो नेट कॉस्ट और डिवाइड बाई इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जो आपको ऊपर मिल जाएगा करके। ओके, so that is gonna be the answer. Scrap should be subtracted from the main material. main material मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि ऐसा है, एक है मटेरियल ए, एक है इनपुट मटेरियल, फिर उसके बाद एक मटेरियल लिखा हुआ है, तो हमेशा स्क्रैप कहाँ से लेस करने का, मटेरियल में से लेस करने का, ऐसा मेन इनपुट मटेरियल जो रहेगा आपको करके। ओके, हमेशा उसमें से लेस करना है आपको। फाइन, सो एंड देन देयर वाज अ सीपीयू वाला ये वेटेड एवरेज के अंदर कि आपके ये that is the next statement, which is statement showing apportionment of cost. That was the next statement step, and last step was close the amount column, that is you will get this abnormal gain and loss जो अभी हमने किया। आगे तो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें सीन ऐसा था, अभी अबनॉर्मल गेन से कनेक्टेड अगर मैं बात करूँ, अबनॉर्मल लॉस से कनेक्टेड, तो एक नोट लिखी गई है, अगर अबनॉर्मल लॉस जो भी इस वाले क्वेश्चन में था डायरेक्टली दे दिया था कि डिफेक्ट्स आर आइडेंटिफाइड इन देयर फिनिश स्टेट, दैट वाज गिवन इन द क्वेश्चन। सो आई कैन से दैट यहाँ पे प्रेफरेंस नंबर 1, आपको जो भी अबनॉर्मल लॉस में कभी कभी ऐसा भी दे सकते हैं कि 100% मटेरियल का लॉस हुआ है और लेबर ने खाली 60% काम किया था और हमें डिफेक्ट पता चल गया, तो हम वो ले लेंगे अबनॉर्मल लॉस के लिए, एज अ यूनिट स्क्रैप करके वो दे दिया रहेगा। लेकिन मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन में नहीं दिया तो इन दिस केस आप क्या करोगे, प्रेफरेंस नंबर 2, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट देन यू विल ऑलवेज अज्यूम कि पूरा काम खत्म करने के बाद यूनिट्स खराब हुए हैं मतलब। तो अबनॉर्मल लॉस के लिए याद रखना परसेंटेज आपको दे दिए रहेंगे कि कितना काम खत्म होने के बाद खराब हुआ यूनिट्स, अगर कुछ नहीं बोला तो आप 100% ही मानोगे करके। तो ये मैंने अबनॉर्मल लॉस वाला बता दिया, हमने वेटेड एवरेज मेथड सॉल्व किया है। तो ओके, सो नाउ आई कैन से दैट जैसे मैंने आपको बताया हमारे कंसेप्ट के अंदर, तो हमने वेटेड एवरेज मेथड सॉल्व किया जिसके अंदर अबनॉर्मल लॉस था। अभी हम लोग एक क्वेश्चन फीफो मेथड के थ्रू से करेंगे जिसके अंदर अबनॉर्मल गेन होगा, तो सारी चीज़ें मतलब ओवरऑल कवर कर सकते हैं हम लोग इस चीज केस के अंदर। नाउ तो चलो बात करते हैं फीफो मेथड की, जहाँ पे हम abnormal gain वाला एक क्वेश्चन कर रहे हैं। So let's have a look what is there in the question, that is this question. Always remember first step is very simple, first step is constant मतलब irrespective of your method। अगर मैं वापस यहाँ पे स्टेप्स पे आता हूँ, और अगर देखता हूँ कि प्रोसेस अकाउंट, तो पहला है रीड एंटायर क्वेश्चन एंड फिलअप द प्रोसेस अकाउंट। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते, फटाफट क्वेश्चन पढ़ते और फिलअप करते जाते चीज़ों को। अच्छा, मैं क्वेश्चन को यहाँ से ही रीड करने का ये करता हूँ, तो बार बार स्विच करने में मेरे को ईजी रहेगा। लेट्स हैव अ लुक। सो ओके, सो हियर वी गो। सो नो, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक, या। सो क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स स्टार्ट। तो द स्टेप नंबर 1 इज यू जस्ट नीड टू फिल अप द प्रोसेस अकाउंट विच इज ऑफ 10 लाइन्स। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस, कहाँ डेबिट में आएगा क्या क्रेडिट में आएगा वो देख लेते हैं। तो पहली चीज़ दी गई है कि द फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल विद रेफरेंस टू प्रोसेस 1, तो प्रोसेस 1 अकाउंट 10 लाइन का बना देने का। उसके बाद यह ओपनिंग स्टॉक इतना है करके, तो आपको पता होना चाहिए 600 यूनिट्स एट अ कॉस्ट ऑफ ₹4200। तो ये प्रोसेस अकाउंट के अंदर आपको रिकॉर्ड कर लेना है, ओपनिंग WIP 600 यूनिट्स एट द कॉस्ट ऑफ ₹4200 डेबिट में लिख दिया। देन आगे क्या दिया गया, डिग्री ऑफ कंप्लीशन दी गई है, ये आगे जाके काम आएगी, अभी काम नहीं आएंगी, अभी के लिए काम नहीं आएगा। इनपुट मटेरियल आपको दिया गया एट अ कॉस्ट ऑफ दिस, तो आपको इनपुट मटेरियल आप देख सकते हो एट अ कॉस्ट ऑफ दिस एंड दिस इज द यूनिट्स। तो 55,200 एंड यूनिट्स दिए गए हैं, तो आप ये भी देख दोगे 55,200 ये अमाउंट है और 9,200 ये उसकी क्वांटिटी है। तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है और डेबिट क्रेडिट में लिखते जानी है चीज़ों को। देन क्वेश्चन में क्या दिया गया, डायरेक्ट वेजेस दिया गया, ओवरहेड्स दिया गया। अगर ये खर्चा है तो आपका डेबिट में जाएगा लेबर एंड ओवरहेड्स का, आप देख सकते हो, सिम टू सिम आपको कॉपी कर देना है। देन यूनिट स्क्रैप, ये वाला चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, ये वाला चीज़ आप थोड़ी देर के लिए पेंडिंग रख दो, यू विल अंडरस्टैंड लेटर ऑन। अभी के लिए थोड़ी देर के लिए जरा 2-3 मिनट के लिए मेरे पे भरोसा रखो एंड ये जस्ट कीप दिस पेंडिंग which is unit scrapped वाला part। you can always ignore this part because the way method has been designed, the steps has been designed, ये हमारे सब इसका ध्यान रख लेते हैं। ओके, कैसे मैं आपको समझाता हूँ थोड़ी देर के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया, क्लोजिंग WIP दिया गया, क्लोजिंग WIP 700 है, क्लोजिंग WIP क्रेडिट साइड पे आता है, बट हमेशा पहले नॉर्मल लॉस आता है, फिर आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस आता है, फिर क्लोजिंग WIP आता है। मैं यहाँ पे क्लोजिंग WIP की बात कर रहा हूँ, विच इज 700, लेट मी चेक, इट इज 700 यस यूनिट्स करके, और इसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन भी दे दिया गया, वी विल सी। एंड देन 8,900 यूनिट्स वर कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस। तो मैंने 8,900 यूनिट्स को नेक्स्ट प्रोसेस में भेज दिया है। तो आप देख सकते हो, इफ़ यू सेंड 8,900 यूनिट्स, तो ये भी यहाँ पे हो गया है करके। अभी तक मुझे क्या नहीं पता, तो मुझे ये चीज़ें नहीं पता है, हाँ, ये वाली वैल्यूज़ नहीं पता है। चलो आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन, अभी तक मैं क्वेश्चन ही पढ़ रहा हूँ, और क्वेश्चन में क्या लिखा, नॉर्मल लॉस इज 4% ऑफ टोटल इनपुट। सो यू कैन सी दैट टोटल इनपुट बोला मतलब क्या बोलेंगे, इट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट्स पुट इन, दैट इज व्हेन आई से नॉर्मल लॉस इज 4%, आपको इस चीज़ का ये होता है टोटल इनपुट।
विच इज ओपनिंग WIP प्लस इनपुट। तो अगर आप 600 प्लस 9,200 कर दोगे 9,800 आ जाएगा, फिर उसका 4% निकालो तो आपको ये भी आ जाएगा। सो आई होप यू आर डन विद दिस ऑल्सो। यस, वट एवर इज योर स्क्रैप व्हेन यू सेल इट इन द मार्केट, आप कितने रुपए में बेच दोगे? 6 रुपीज़ में बेच दोगे। तो आपका 392 यूनिट जो भी आया है मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। तो अभी तक मैंने क्या किया है, पूरा प्रोसेस पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया और जितने भी इन्फॉर्मेशन थी वो डेबिट क्रेडिट में लिखता गया। यस सर, इतना हमें समझ में आ गया है। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू, हमें क्या क्या निकालना है, तो हमें यहाँ पे 1 2 3 4 घुमा फिरा के वही चीज़ें बोल रहे हैं। पहले आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालना है। उसके बाद कॉस्ट पर यूनिट वाला कॉलम बोला है, एंड देन कॉस्ट ऑफ अबनॉर्मल गेन, क्लोजिंग WIP का वैल्यू निकालो। देन ये नेक्स्ट प्रोसेस एज पर फीफो मेथड, समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज अ फीफो मेथड। फीफो मेथड के हिसाब से बोला। अभी फीफो मेथड में क्या होता है मालूम है, हम खाली करंट ईयर के बारे में सोचेंगे। जैसे मैंने बताया था, एक लॉट है दूसरा लॉट है, तो लॉट्स अलग अलग रखे जाते हैं। तो यू विल थिंक अबाउट करंट ईयर, कि करंट ईयर का खर्चा क्या है करके। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वॉट यू विल थिंक इज व्हाट इज द कॉस्ट विच इज इनकर्ड इन द करंट पीरियड करके। दैट विल बी द इंपॉर्टेंट थिंग। सो लेट्स कम हियर। अगर मैं अभी यहाँ पर बात करता हूँ तो इफ़ आई जस्ट टॉक अबाउट दिस, तो हियर वी गो। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया और ये सारी चीज़ें यहाँ पे ट्रांसफर कर ली। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, आपको एक कॉलम क्लोज करना होता है। अगर मैं क्वेश्चन अभी यहाँ पे बात करूँ, आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन आई कैन सी दैट देयर वाज अ नेक्स्ट स्टेप इन द क्वेश्चन वाज टू क्लोज। यू कैन हैव दैट एट यूर एंड। व्हाट वाज द नेक्स्ट स्टेप, अगर मैं बात करूँ, स्टेप नंबर 2 होता है, यू कैन रेफर दैट फ्रॉम द PDF। यू जस्ट नीड टू क्लोज द क्वांटिटी कॉलम। आपको क्वांटिटी कॉलम को क्या करने का है, क्लोज करना है। तो व्हेन यू क्लोज द क्वांटिटी कॉलम देयर विल बी अ बैलेंसिंग फिगर ओवर हियर, दैट इज अबनॉर्मल गेन व्हिच इज 192। दिस इज योर अबनॉर्मल गेन। अभी अगर मैं आपको एक तरीके से समझाऊं तो देखो आपको समझ में आता है, तो चीज़ें काफ़ी ईजी है। आप कितने यूनिट्स खराब होने का सोच रहे थे, अगर अभी मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूं, यू आर थिंकिंग दैट हाउ मेनी यूनिट्स यू विल बी द स्क्रैप यूनिट्स। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे आपके 390 यूनिट्स खराब हो जाएंगे, ये आपका एक्सपेक्टेशन था कि 390 यूनिट्स खराब हो जाएंगे। तो दिस वाज अ नॉर्मल लॉस, ये तो होंगे ही होंगे। लेकिन मुझे बता दो क्या एक्चुअल में कितना लॉस हुआ है, एक्चुअल में कितने यूनिट्स खराब हुए, अभी मैं आपको रेफर करवा रहा हूँ। एक्चुअल में खाली 200 यूनिट्स ही खराब हुए। तो ये आपको अबनॉर्मल गेन निकालने के लिए दिया था कि आपके 392 यूनिट्स आपने खराब होंगे ऐसा सोचा था, लेकिन 200 यूनिट्स ही एक्चुअल में खराब हुए। मतलब 192 यूनिट्स खराब नहीं हुए मतलब ये गेन हो गया अपने लिए, तो इट इज अबनॉर्मल गेन। बट मैं क्या बोलता हूँ, ये हमारा स्टेप नंबर 6 में निकल जाता, स्टेप नंबर 2 में निकल जाता है। व्हेन यू क्लोज द क्वांटिटी कॉलम यू ऑटोमेटिकली गेट दिस वैल्यू करके। ओके, तो यू गेट दैट वैल्यू। ओके, नाउ हैविंग डन दिस, तो हमें ये चीज़ें पता चल गई, अब 192 मिल गए। अभी मुझे क्या क्या ढूंढना है, मुझे इसकी वैल्यू ढूंढनी है, मुझे इसकी वैल्यू ढूंढनी है, मुझे अबनॉर्मल जनरली लॉस होगा तो क्रेडिट साइड में रहेगा, गेन है तो वो अभी डेबिट में, तो उसकी वैल्यू ढूंढनी है। अच्छा, और इस बार मेथड भी कौन सा है, इस बार फीफो मेथड फॉलो करने का अपने को। ठीक है, फीफो मेथड मतलब कौन से बारे में सोचने का, करंट पीरियड के बारे में ही सोचने का। इफ इट इज अ फीफो मेथड यू विल थिंक ओनली अबाउट द करंट पीरियड। यस सर। अभी अगर हम आगे बढ़ते हैं तो स्टेटमेंट शोइंग पहला आपका क्वांटिटी वाला बनेगा, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट शोइंग CPU, स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट। तो आपकी 3 चीजें बनेंगी करके। तो चलो, तो पहला है क्वांटिटी वाला स्टेटमेंट, दैट इज स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अभी अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, बिकॉज इट इज अ फीफो मेथड यू हैव टू बाइफरकेट दिस 8,900। अगर मैं बात हूँ 8,900, फिर मेरे को लिखना है 7,000, फिर 700, फिर मेरे को लिखना है 192। अभी अगर मैं बताऊँ 8,900, इसका बाइफरकेशन कैसे होगा, इसमें से पहले मैंने क्या बनाया रहेगा, 600 बनाया रहेगा। जो ओपनिंग WIP में आधा अधूरा था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो पहले आधा अधूरा है पहले उसको कंप्लीट करो। देखो 8,900 का बाइफरकेशन, आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस इज 8,900। तो पहले मैंने ओपनिंग WIP को कंप्लीट किया रहेगा, वो 600 रहेगा। तो आप खुद समझ जाओ, अगर 8,900 में से 600 ओपनिंग में से बनाया है तो बचा हुआ मैंने इस साल ही शुरू करके खत्म किया। 8,900 माइनस 600, 8,900 माइनस 600, दैट बिकम्स 83। तो यहाँ पे पहले मैंने वो बताया भी है, हाउ डिड यू गेट दिस 8,300, दैट इज स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड। जो इसमें से है वो 9,200 में से इसी साल शुरू किया और इसी साल खत्म किया। देन देयर इज अ क्लोजिंग WIP 700, ये कौन सा है, इस साल शुरू तो किया लेकिन खत्म नहीं कर पाए, ये वो वाला है। देन देयर इज अबनॉर्मल गेन ऑफ 192। अच्छा, अबनॉर्मल गेन के लिए क्या याद रखना है, इट इज ऑन द अपोजिट साइड। ये दोनों सेम साइड पे थे, इट इज ऑन द अपोजिट साइड। इसका लॉजिक लेक्चर में दिया जाता है जब हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। अभी के लिए आप इतना याद रख दो, बिकॉज इट इज ऑन द अपोजिट साइड इट शैल बी सब्सट्रैक्टेड। बस आप इतना याद रख दो, तो इसको आपको सब्सट्रैक्ट करना है। और याद रखना, बिकॉज इट इज अबनॉर्मल गेन इट इज ऑलवेज 100%, बिकॉज इट इज अबनॉर्मल गेन, बिकॉज अबनॉर्मल गेन मतलब पूरा ही काम हुआ रहेगा। सो प्लीज अंडरस्टैंड, गेन मतलब पूरा यूनिट्स बनता है तभी। तो कुछ थियोरी में से अगर मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ तो देखो, यहाँ भी गो, तो यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूँ, एक सेकेंड, अभी हम फीफो मेथड पे हैं, स्टेटमेंट शोइंग ये दिस करंट पीरियड के बारे में हम सोचेंगे। अगर मैं आपको बता दूँ तो एक सेकेंड जूम कर लेता हूँ। हाँ,
आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, जिसको हमने दो पार्ट कर लिया, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कंप्लीटेड एंड सैलड एंड कंप्लीटेड, देन देयर इज अ क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, देयर इज अबनॉर्मल गेन और लॉस। अबनॉर्मल लॉस है तो वो नोट 1 है जो भी हम देख सकते हैं यहाँ पे, अभी देखा था हमने। और अगर मैं अबनॉर्मल गेन की बात करता हूँ, इफ देयर इज अबनॉर्मल गेन, तो ऑलवेज रिमेंबर इट इज सब्सट्रैक्टेड, ये चीज़ याद रखनी है। और बिकॉज ये गेन है मतलब पूरा यूनिट बन गया है, तो एक तो सब्सट्रैक्टेड एंड इट इज ऑलवेज 100% कंप्लीट करके, तो ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो अबनॉर्मल गेन का 100, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, और इसको सब्सट्रैक्ट करना ये प्लीज मत भूलना। क्लोजिंग, और ये इन सब चीज़ों के लिए हमें ये देखना है करंट ईयर में हमने कितना काम किया। माई विंडो विल बी करंट ईयर नाउ, कि करंट ईयर में कितना काम किया। इट इज अ फीफो मेथड, लास्ट वाला पार्ट अलग, अभी वाला पार्ट अलग, तो मैंने करंट पीरियड में कितना काम किया। व्हेन आई टॉक अबाउट दिस 600 यूनिट्स विच इज ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, तो अभी यहाँ पे देखते हैं कितना काम किया रहेगा। तो अगर मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, अगर हम यहाँ पर देखें तो इस क्वेश्चन के लिए, एक सेकेंड, यस दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी के परसेंटेजेस कितने दिए थे, तो ऑलरेडी जब वो पहले तारीख को था, आई कैन सी दैट उसके 100% मटेरियल कंप्लीट था, ये 60 था, ये 60 था। अभी ये जो 600 यूनिट्स है ना, ये इसकी बात चल रही है ओपनिंग की। अब मैंने उसको पूरा 100% कंप्लीट मटेरियल में भी कर दिया, लेबर में भी कर दिया और ओवरहेड में भी कर दिया। तो मैंने करंट पीरियड में कितना काम किया, मटेरियल के ऊपर तो मैंने कुछ नहीं काम किया, लेबर के ऊपर हम बोल सकते हैं 60% वॉज ऑलरेडी डन। सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव कंप्लीटेड रिमेनिंग 40% इन करंट पीरियड। मेरे को जाना मैंने करंट पीरियड में कितना काम किया, इस 60 के ऊपर मैं बोल सकता हूँ कि अगेन आई हैव कंप्लीटेड रिमेनिंग 40%। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे ये आपका 40% लिख देना है। ओके, फॉर स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड, फॉर स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड यू जस्ट नीड टू राइट परसेंटेजेस गिवन इन द क्वेश्चन एंड दैट इज रिटन इन द थियरी नोट्स ऑल्सो। ऊपर आप देख सकते हो थियरी में अच्छे से लिख दिया है वो चीज़। ओके, तो एंड देन क्लोजिंग डब्ल्यूआई के लिए क्या करना है, जो भी परसेंटेजेस क्वेश्चन के अंदर दिए गए, आपने जीरो से काम शुरू किया है। काम ये पहले जीरो था करंट पीरियड में, फिर आपने इस साल काम शुरू करके मेटेरियल पूरा लगा दिया, लेबर का 70 हुआ और यहाँ पे ओवरहेड का भी 70 हुआ, तो 170 तो 170 आपको याद क्या रखना है, स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड ऑलवेज 100%, और अब नॉर्मल गेन भी रहेगा तो भी ऑलवेज 100%, अब नॉर्मल लॉस रहेगा तो परसेंटेजेस दिए रहेंगे, और नहीं दिए हैं तो यू विल अज्यूम 100%। देन क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के जो भी परसेंटेजेस दिए वो यूज़ कर लेना, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी के जो भी परसेंटेजेस दिए वो मत यूज़ करना, उसके अलावा जो बैलेंस बचा है वो यूज़ करना। मतलब क्वेश्चन में अगर 60% दिया है तो यूज़ 40%, क्वेश्चन में 100% दिया तो मतलब पूरा ही काम खत्म हो गया था, हमने कुछ भी नहीं किया इस साल, ठीक है। Having done this, you will get the total of this. So you are done with the statement showing equivalent production. Now let us go with the statement showing cost per unit. Again, your window should be very clear. आप खाली current period के बारे में सोच रहे हो, तो इस बार भी जब आप cost निकालोगे तो खाली current period का ही निकालोगे। I can give you the idea. देखो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका जो cost रहेगा वो खाली current period का ही रहेगा। अभी यहाँ पे अगर मैं आपको summary में बता दूँ, now this. ओके, तो here we go. अपना अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ तो देखो ये सेकंड इफेक्ट वाला हो गया। ओके, ये देखो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी के लिए सबसे पहले आपको क्लियर है कि परसेंटेज गिवन माइनस इन द क्वेश्चन -100, मतलब अगर क्वेश्चन में 60% दिया था, अपने -100 करके आपने खाली कितना लिखा, 40% लिखा, बिकॉज आपने बचा हुआ काम किया रहेगा करके। ओके, एंड या आगे अगर हम देखते हैं क्या स्टेटमेंट शोइंग सीपीयू। नाउ बिकॉज अवर थिंकिंग विंडो इन द फीफो मेथड इज ओनली करंट ईयर, तो आप अभी यहाँ पे करंट पीरियड का ही कॉस्ट लिखोगे माइनस स्क्रैप। हालांकि वेटेड एवरेज मेथड में थिंकिंग विंडो होती है टोटल, दैट इज लास्ट पीरियड प्लस करंट पीरियड, दोनों के बीच में ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे खाली करंट पीरियड माइनस स्क्रैप कर दोगे, यहाँ पे लास्ट पीरियड प्लस करंट पीरियड माइनस स्क्रैप किया जाता है। सो प्लीज एकदम ध्यान आपको बहुत ज्यादा देना, बिकॉज इट इज अ रैपिड रिविजन। ओके, सो नाउ वी विल राइट ओनली करंट पीरियड कॉस्ट। ये ऊपर से कहाँ से आएगा, तो आपके प्रोसेस अकाउंट में से आ जाएगा। इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा ये आपके जो ये ना ये 3 खर्चे वो यहाँ से आ जाएंगे, और स्क्रैप वैल्यू भी लिख देना। तो पहले देखो मैंने 3 खर्चे लिख दिए और स्क्रैप माइनस किया, और जो भी क्वांटिटीज़ है ऊपर की वो इधर आ गई, डिवाइड कर दिया, मुझे सीपीयू आ गया। सीपीयू 4 डेसिमल तक रखना, यू हैव गॉट द सीपीयू। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू अपोर्शन द कॉस्ट, एंड अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन ऑफ अबव 2 स्टेटमेंट्स। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अबव 2 स्टेटमेंट्स, तो यहाँ पे कितनी चीज़ें हैं, 1 2 3, तो ऐसी 3 चीज़ें इधर भी आ जाएगी, आप देख सकते हो 1 2 एंड देन 3। अभी पहले वाले के अंदर 2 पार्ट है 1 एंड 2, तो इसके अंदर भी देखो आपको 2 पार्ट दिख जाएंगे, इसके अंदर 1 एंड 2 है ना। तो पहला है ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, फिर है स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड, तो वही है ओपनिंग डब्ल्यूआईपी एंड स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड। तो पहले हम 600 की बात करते हैं, 600 यूनिट्स की। 600 यूनिट्स के ऊपर कितना काम हुआ है, तो देखो आप देख सकते हो 0 to 40 240, और अगर हम रेट्स की बात करें तो ये काम हुआ है 0 to 40 240, और आपके सीपीयू का रेट क्या है, करंट ईयर का ये रेट है, दैट इज 6 2.1। ये जो भी आपका रेट निकाला हुआ है दैट इज द रेट। सो दैट इज ओपनिंग डब्ल्यूआईपी एंड सीपीयू, यू विल मल्टीप्लाई, यू कैन सी ओपनिंग डब्ल्यूआईपी एंड सीपीयू, यू विल मल्टीप्लाई, यू विल गेट दिस वैल्यू। अच्छा, ये कॉस्ट कौन सा है सर, आपका ये जो सीपीयू था ना, एक करंट पीरियड का था, बिकॉज सारी चीज़ें करंट पीरियड को मद्देनजर रखते हुए की गई थी। अकॉर्डिंग टू द करंट पीरियड वी हैव कैलकुलेटेड द कॉस्ट।
Now if you say that this is the cost which is incurred in the current period. अच्छा, but if I tell you about one story, that is आप एक केक बनाते हो, आपने 60% केक पिछले दिन कल बनाया था, 40% काम आज किया है. अब मैं बोलता हूँ केक के ऊपर आपने आज 400 रुपये का खर्चा किया है, केक के ऊपर आपने पिछले मतलब कल yesterday you have spent 600 rupees. Now if I tell you what is the total cost of the cake, you will not say 400. अरे पिछले दिन खर्चा किया था, लेकिन खर्चा तो किया था ना, खर्चा किया था तो बात खत्म. तो एक्चुअली अभी तक खर्चा 1000 रुपीज़ हुआ है. देन यू विल ऐड द प्रॉफिट मार्जिन एंड देन आप सेलिंग प्राइस डिसाइड करोगे. सेम है, ये खर्चा इस साल का है, इस महीने का है, वट एवर दैट पीरियड इज, लेकिन इसके ऊपर पिछले साल भी खर्चा हुआ है. सर इसके ऊपर पिछले साल कितना खर्चा हुआ है पिछले, तो आप देख सकते हो प्रोसेस अकाउंट का दिस, ये खर्चा 600 यूनिट्स के ऊपर पहले किया गया था 4200, और हमने इस साल जो बनाया उसका पोर्शन कंप्लीट किया, उसके लिए हमने इस साल ये किया 739. So please add this 739 plus 4200. So you are going to get the value as 4939. And then there is a started and completed which is 8300 because it is a common. तो individually नहीं करते हुए 8300 into सीधा total वाला कर दो 9.081. Yeah, then you have got this value. So आपका पहला वाला सीन तो हो जाएगा. ये बहुत लोग भूल जाते हैं. Please don't forget this to add. देन अगर क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी की बात करूँ, इट इज़ अ रिपीटेशन. आपकी जितनी भी क्वांटिटीज है 700 490 मल्टीप्लाइड बाई CPU सेम 192, तो 192 सेम ही है, तो 192 इंटू डायरेक्ट आप टोटल भी कर सकते हो वैसा. ओके, तो ये कर सकते हो. देन लास्ट स्टेप क्या होता है, तो लास्ट स्टेप क्या होता है, यू जस्ट नीड टू क्लोज दिस अकाउंट. सो इफ यू क्लोज इट अकाउंट देयर विल बी अ बैलेंसिंग फिगर. अभी हो सकता है कि आपकी जो यहाँ पे आंसर आई है और आपने जो लास्ट में आंसर निकाला है स्टेटमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के अंदर, वो शायद डिफरेंस आ सकता है कुछ रुपयों का, बिकॉज CPU आपका फ्रैक्शन के अंदर है करके. सो तुमने ये आंसर्स पहले कॉपी कर लिए, ये दो, और देन यू जस्ट टुक द टोटल एंड दिस 1742 was taken as a balancing figure. कुछ रुपयों का डिफरेंस आ सकता है. You can see that as a balancing figure it is 1742. Okay. Finally after investing so much of time, now I can say that अभी क्या क्या चीज़ें अपने यहाँ पे बाकी है. मेनली अभी क्वेश्चंस खाली एक ही बाकी है, दैट इज इंटर प्रोसेस प्रॉफिट वाला. उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ दिस विच इज़ अ प्रोसेस अकाउंट विद WIP, तो 6 स्टेप के अंदर सबसे पहले मैंने ये बात कर लिया व्हाट इज़ द कन्वर्जन कॉस्ट. चलो अभी इस चीज़ के ऊपर बात कर ले व्हाट इज़ द कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल लॉस. तो चलो ये भी अगर आप देखोगे आगे तो आपको मिल जाएगा. तो नॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन काफ़ी सिंपल है. देखो यहाँ पे एक हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल लॉस. अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूँ कि आपके ओपनिंग में 100 यूनिट्स है, आपका इनपुट मटेरियल है इतना, तो इसको बोला जाता है करंट इनपुट, और इसको बोला जाता है 6 यूनिट को टोटल इनपुट बोला जाता है. फिर आपकी क्लोजिंग WIP दी गई है. देन एक्चुअल आउटपुट ट्रांसफर टू यूनिट्स, दीज आर नथिंग बट गुड यूनिट्स विच आर ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट प्रोसेस. आपने कितने ट्रांसफर किए हैं 400. तो नाउ सबसे पहला ये केस हो सकता है कि नॉर्मल लॉस इज 10% ऑफ टोटल इनपुट बोला है, मतलब नॉर्मल लॉस किसका निकाला जाएगा 600 का 10%. तो देखो आप 600 का 10% तो 60 आ गया करके. लेकिन अगर बोला है नॉर्मल लॉस इज ओनली 10% ऑफ इनपुट, बस इतना ही वर्ड यूज़ किया है 10% ऑफ इनपुट. तो व्हेन आई से इनपुट मतलब करंट पीरियड का इनपुट खाली लिया जाएगा विच इज़ 500, और 500 का 10% निकाला जाएगा. अगर क्वेश्चन में ये बोला है कि नॉर्मल लॉसेज आपने एक फोर्थ केस भी किया था, नॉर्मल लॉसेज 10% ऑफ गुड यूनिट्स विच आर ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस. तो अगर हम ये बोलेंगे तो गुड यूनिट्स विच आर ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस ये 400 है, तो उसका आपको निकालना पड़ेगा कि 400 इंटू 10% नॉर्मल लॉस. हाँ, लेकिन एक केस कभी ऐसा भी होगा जो थोड़ा कभी क्वेश्चन में आ सकता है, नॉर्मल लॉस इज 10% ऑफ प्रोडक्शन, गुड यूनिट्स नहीं बोला, प्रोडक्शन, इट इज़ अ नॉर्मल प्रोडक्शन. तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं ऐसा बोल दूंगा ओपनिंग में मेरे 100 यूनिट्स थे, मैंने 500 यूनिट्स के ऊपर काम शुरू किया, तो 600 यूनिट्स टोटल होने चाहिए, बनने चाहिए, लेकिन 600 में से अभी भी मेरे 150 क्लोजिंग में पड़े हुए हैं. आई कैन से दैट 100 सी ओपनिंग प्लस इनपुट, तो देयर शुड बी 600 यूनिट्स का आउटपुट, बट 600 का आउटपुट नहीं आएगा बिकॉज 150 अभी भी क्लोजिंग के अंदर पड़ा हुआ है. तो आउटपुट कितने का आएगा 450 का. दैट इज योर प्रोडक्शन, और जो भी प्रोडक्शन आएगा उसमें से कुछ डिफेक्टिव निकलेगा फिर, एंड दैट विल बी 10% ऑफ द प्रोडक्शन करके. तो 45. प्लीज़ ये वाला जरा ध्यान रखना, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है आपका. सो दैट वॉज इट. सो इट वॉज विथ रेफरेंस टू दिस. ये डिस्कस कर लिया. नाउ अभी मुझे क्या डिस्कस करना है, चलो मैं मेथड भी डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको मेथड टू बी फॉलोड, मतलब अगर आपको जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सो विच मेथड यू शुड फॉलो गाइज फॉर दिस प्रोसेस कॉस्टिंग के लिए आप कौन सा मेथड फॉलो करोगे अगर क्वेश्चन साइलेंट है, फीफो लिफो. तो ये पॉइंट नंबर 4 में डिस्कशन किया गया इस चीज़ का. तो यहाँ पे आते कहीं पे हाईलाइटेड किया रहेगा मेथड टू बी फॉलोड करके. वंस यू हैव दिस नोट्स यू विल अंडरस्टैंड कि कहाँ पे क्या चीज़ है, एक बार जरा गो थ्रू कर लेना. मेथड टू बी फॉलोड पे एकदम सिंपल है सर. ऐसा है कि कौन सी मेथड फॉलो करनी चाहिए, दैट विल बी स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन, दैट इज मेथड स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन. जो क्वेश्चन बोलेगा, क्वेश्चन बोल रहा है फीफो फॉलो करो तो फीफो, क्वेश्चन बोल रहा है तो वेटेड एवरेज मेथड तो वेटेड एवरेज मेथड फॉलो करो. लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट, अगर क्वेश्चन चुपचाप है, तो उस केस में क्या करना होगा, तो उस केस में आपको देखना पड़ेगा ओपनिंग WIP को. ओपनिंग WIP को आपको देखना है, और आपको देखना पड़ेगा उसका ब्रेकअप, मतलब बाइफर्केशन किस चीज़ में दिया गया है.
इधर बाइफरकेशन परसेंटेजेस में दिया रहेगा या तो बाइफरकेशन अमाउंट में दिया रहेगा। तो या तो क्वांटिटी का परसेंटेजेस दिया रहेगा कितना परसेंट काम हुआ, या तो अमाउंट का बाइफरकेशन दिया रहेगा। तो अगर अमाउंट का बाइफरकेशन दिया सी, बिकॉज यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग, जब आप सीपीयू निकालते हो तो उसके अंदर लास्ट पीरियड प्लस करंट पीरियड का कॉस्ट निकालते हो तो आपको मटेरियल, लेबर, ओवरहेड अलग अलग बाइफरकेशन चाहिए होता है। देन यू गेट टोटल कॉस्ट, स्क्रैप करने के बाद नेट कॉस्ट, आपको इंडिविजुअल मटेरियल टोटल कॉस्ट चाहिए होता है, तो आपको मटेरियल, लेबर, ओवरहेड का अलग अलग बाइफरकेशन चाहिए, तो दैट इज वेटेड एवरेज मेथड। लेकिन अगर आप फीफो मेथड फॉलो करते हो तो आपको आपके जो आउटपुट होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक ओपनिंग WIP और एक होता है आपका स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड। तो उसमें परसेंटेजेस पहले कितना काम किया था और अभी कितना काम किया, मुझे वो जानना होता है, अभी कितना काम किया करंट पीरियड में। तो उसके लिए अगर परसेंटेजेस वाला ब्रेकअप दिया तो यू नीड टू फॉलो दिस। अगेन आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन डिटेल एज सच विद द एग्जांपल, बट जस्ट अंडरस्टैंड दिस। कभी भी अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो द परसेंटेजेस में बाइफरकेशन दिया सर, परसेंटेजेस में मतलब एक एग्जांपल देके बता दो। एग्जांपल देके मतलब देखो, अगर ऐसा ओपनिंग WIP का ये वाला बाइफरकेशन है ना, देखो अगर मैं बोलूँ ये वाले क्वेश्चन में जो भी आपने सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 4, आप वेटेड, आप फीफो ही मेथड फॉलो कर सकते थे, वेटेड एवरेज फॉलो ही नहीं कर सकते थे, तो आपके पास ये 4200 का बाइफरकेशन नहीं था कि कितना मेटल का है, कितना लेबर का है, कितना ओवरहेड्स का, तो आप फीफो ही फॉलो कर सकते थे इस मेथड के अंदर। ये क्वेश्चन नंबर 4 में अगर क्वेश्चन साइलेंट होता ना तो मैं बोल देता कि फीफो ही फॉलो करना, बिकॉज बाइफरकेशन ये परसेंटेजेस में दिया गया है। अगर ये 4200 का बाइफरकेशन दिया होता, अगर ये नहीं दिया होता तो बोलता मैं वेटेड एवरेज मेथड फॉलो करता। ओके ठीक है, सो दैट वाज विद रेफरेंस टू द मेथड टू बी फॉलोड। नाउ एक लास्ट पॉइंट है, उसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने एक बार कभी पूछा था क्वेश्चन बहुत टाइम पहले, बट या बिकॉज पूछा था तो मुझे वो डिस्कस करना है। दैट इज अगेन आई कैन नॉट प्रोसेस अकाउंट विद द टू मटेरियल्स। व्हेन आई सी टू मटेरियल्स इट मीन्स वेरी सिंपल, अभी तक जितने भी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछा है वो प्रोसेस 1 के ही पूछा है, लेकिन अगर प्रोसेस 2 के मैं पूछूंगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा देख लेना। इस केस के अंदर अगर प्रोसेस 2 का भी हो जाएगा तो इसमें ऐसा होगा कि आपको एक प्रोसेस 2 अकाउंट बनाना पड़ेगा। प्रोसेस 1 से तो एक मेटल आया ही रहेगा, दैट इज मटेरियल ए, जिसको मैं बोलूँगा इनपुट मटेरियल, इनपुट मटेरियल जो पहले वाले प्रोसेस से आया है, प्लस ये वाला प्रोसेस भी कुछ तो मटेरियल लगाएगा, तो दो तरह के मटेरियल हो जाएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने का, दैट इज सब्सिक्वेंट प्रोसेस वाला क्वेश्चन कैसे सब्सिक्वेंट वाला कैसे सॉल्व करने का, तो दैट इज इनपुट मटेरियल विद, यहाँ पे दो मटेरियल्स हो गए, देखो आप देख सकते हो प्रोसेस विद टू मटेरियल्स, इनपुट मटेरियल एंड देन देयर इज अनदर मटेरियल। ये वाला जो मटेरियल होता है ये P1 ने भेजा है कंप्लीट करके, और ये वाला मटेरियल P2 खुद ऐड, उसके ऊपर कुछ ये लाइक क्लोथ है, और क्लोथ के ऊपर क्या की जा रही है, एम्ब्रॉयडरी की जा रही है बाय अस, दैट इज प्रोसेस 2। ओके, सो नाउ अगेन इफ यू सी, तो यहाँ पे देयर वी गो, कहाँ पे है, तो देयर इज कौन सा पॉइंट था, मेथड पॉइंट नंबर 1 ही था। तो अगर मैं देखता हूँ पॉइंट नंबर 1, सो पॉइंट नंबर 1 इज दैट इफ प्रोसेस अकाउंट विद टू मटेरियल्स, अगर ऐसा आता है तो जो मटेरियल पहले प्रोसेस से आया दैट इज मटेरियल ए इज नोन एज अ मेन मटेरियल, दैट इज द मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम द अर्लियर प्रोसेस। अगर हम प्रोसेस 2 है तो हमें जो प्रोसेस 1 से मिला है, एंड इस केस में मैं क्या बोलूँगा, ओपनिंग WIP को नील बोल दूंगा, बिकॉज ओपनिंग मतलब अब अगर मैं एक सिंपल बोलूँ, देखो हम क्या करते हैं, हम ऐसा कुछ करते हैं कि जो भी हमारा आउटपुट होता है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है ओपनिंग WIP और एक होता है करंट ईयर का स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड। फिर इसमें मटेरियल आ जाएगा मटेरियल ए, फिर आ जाएगा मटेरियल बी, देन आ जाएगा लेबर एंड देन आ जाएगा ओवरहेड्स। तो देखो ये जो तीन चीज़ें ये नॉर्मल है, जितने भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किए वो इसी के ऊपर किया, तो ये नॉर्मल है, मतलब जो आप नॉर्मली करते हो वो आपको करना है करके, नॉर्मली जो करते हो आप। जैसे कि अगर ओपनिंग WIP की बात की, अगर मैंने ओपनिंग WIP की बात की तो आप क्या बोल दोगे, ओपनिंग WIP के लिए बैलेंस वाला परसेंटेज लोगे, जितना भी काम हुआ रहेगा लास्ट ईयर में तो हमने कितना किया, स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड मतलब पूरा 100% ले लोगे। ओके, और अगर क्लोजिंग WIP रहेगा तो जो भी परसेंटेजेस दिए रहेंगे वो ले लोगे। अब नॉर्मल लॉस है तो परसेंटेजेस दिए हो रहेंगे तो ले लोगे, नहीं दिए तो 100% ले लोगे। अब नॉर्मल गेन है तो इट शुड बी सब्सट्रैक्टेड और हमेशा 100% लोगे। लेकिन अब मैं मटेरियल ए के लिए क्या करने का, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो मटेरियल ए के लिए क्या करने का, मटेरियल बी के लिए क्या करने का, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मटेरियल इनपुट एज अ करंट इनपुट सॉल्व लाइक अ नॉर्मल क्वेश्चन, जो भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन मटेरियल ए के लिए क्या करना है, ओपनिंग WIP में नील लिख देना है। द रीजन इज वेरी सिंपल, अगर मुझे करंट पीरियड का कॉस्ट निकालना है, तो अगर करंट पीरियड का मुझे कॉस्ट निकालना है तो ये जो अभी क्लोथ आया है समझो, तो क्लोथ आया है, फिर मैंने उसके ऊपर अभी काम शुरू किया है इस साल, तो जो भी क्या वो स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड वाला ये ओपनिंग WIP के ऊपर क्लोथ कब लगाया रहेगा, पिछले साल में लगाया रहेगा, करंट पीरियड में नहीं लगाया रहेगा। या तो अगर कॉम्प्लिकेट नहीं करना है तो आप बस इतना याद रखो, ओपनिंग के लिए नील लिख दो, उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं मतलब आपका अगर मैं बोल दूँ तो ये स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड है, क्लोजिंग WIP है, या फिर अब नॉर्मल गेन लॉस है, हर एक के लिए क्या लिख देने का, ओपनिंग में लिख देने का, नील लिख देने का ओपनिंग में, और फिर हर एक के लिए क्या लिख देने का 100%। अगर मैं मटेरियल ए की बात करूँ तो क्यों ऐसा, बिकॉज अगर मैं बोलता हूँ क्लोजिंग WIP मतलब क्लोथ है आपके पास और टी शर्ट है,
तो आपने क्या किया, क्लोथ आया तो क्लोथ पड़ा है, क्लोथ के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करनी है, तो एम्ब्रॉयडरी का काम लेटर से 80% हो चुका है, दैट्स व्हाई इट इज इन WIP। इन मटेरियल बी इज नथिंग बट विच इज एडेड बाय प्रोसेस नंबर 2। तो प्रोसेस 2 ने अगर 80% काम किया है, लेकिन क्लोथ तो पूरा ही रहेगा बिकॉज वो पिछले प्रोसेस ने भेजा है। या तो यू जस्ट रिमेंबर दिस, लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट, फॉर ओपनिंग WIP यू शुड राइट nil एंड फॉर अदर्स यू शुड राइट 100%। स्क्रैप इज ऑल्सो सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस मेन मटेरियल, जो आप जब CPU निकालोगे तो स्क्रैप यहाँ से सब्सट्रैक्ट होगी मेन मटेरियल में से। वो नोट मैंने वहाँ पे भी दे दिया, स्क्रैप शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मेन मटेरियल करके व्हेन यू कैलकुलेट द CPU। ओके fine guys, so as such all the points are covered, all the points we have tried to cover as serious as possible. If you have studied from me then it would be familiar, otherwise थोड़ा complications हो सकता है, there is a possibility। okay, अगर समझा फिर भी तो बहुत अच्छी बात है। now there is a next concept which is inter process profit। now let us talk about inter process profit। अब ये inter process profit क्या होता है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो बात सिंपल है, एक क्वेश्चन है सीधा, मैं उसी से समझा देता हूँ। अगर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है जहाँ पे कुछ ऐसा बोला गया है कि आपका 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 समरी में मैंने वैसे आज सच कुछ लिखा नहीं है उसके अंदर, ऐसा है कि प्रोसेस 1 जो प्रोसेस 2 को अगर मैं आपको समरी बता दूँ, सो देयर इज कॉस्ट मतलब प्रॉफिट एंड ये कॉलम्स आने वाले हैं। अगर मैं आपको समझा दूँ तो ऐसा है, इसका मतलब कि अगर एक प्रोसेस 1 है और प्रोसेस 2 है, अभी तक क्या हो रहा था, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 को कॉस्ट पे ही ट्रांसफर कर रहा था, लेकिन अभी क्या होगा, अगर प्रोसेस 1 का कॉस्ट किसी प्रोडक्ट का 100 है तो वो ऐड कर देगा प्रॉफिट ऑफ 10 रुपीज़ एंड देन वो ट्रांसफर करेगा 110 पे। तो भी आपका ट्रांसफर प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 को कितने रुपए में ट्रांसफर कर रहा है, गुड्स 110 रुपए में ट्रांसफर कर रहा है, तो इसको क्या बोला जाएगा, ट्रांसफर प्राइस बोला जाएगा। जिस प्राइस पे गुड्स ट्रांसफर किया जा रहा है इट इज 110, सो दैट विल बी नोन एज अ ट्रांसफर प्राइस। ये फाइनल में इसके ऊपर एक बड़ा सा डिस्कशन होता है, पूरा एक चैप्टर ही अराउंड 10 घंटा लगता है पढ़ाने के लिए। तो इट इज ऑफ ट्रांसफर प्राइस। ओके ठीक है, व्हाट शुड बी द ट्रांसफर प्राइस, द रीजन इज प्रोसेस 1 वाला चाहेगा ट्रांसफर प्राइस ज्यादा हो बिकॉज उसके लिए वो इनकम है, प्रोसेस 2 वाले को वो खरीदना पड़ेगा 110 में तो उसके लिए वो कॉस्ट है, तो वो कम करना चाहेगा। तो क्या रखनी चाहिए, मैनेजमेंट क्या डिसाइड करे, ट्रांसफर प्राइस की दोनों खुश रहे। अच्छा, so there is one discussion altogether for that matter। now if you talk about here which with reference to inter-process profit, यहाँ पे तो पहले मैंने ये मतलब समझा दिया। वैसे ये क्यों कह रहा, तो मैनेजर्स को मोटिवेट करने के लिए कि मैनेजर 1 को हम बोलेंगे तेरी सैलरी तो रहेगी, फिर तू जितना प्रॉफिट कमा के देगा बेस्ड ऑन दिस ट्रांसफर प्राइस उतना तुझे बोनस वगैरह भी मिलेगा। ठीक है, वो क्यों आया वो अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे कॉलम्स क्या क्या आ जाएंगे। तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का आएगा एज इट इज सेम टू सेम आएगा, जैसा अभी मैं आपको करवा रहा हूँ एज इट इज आएगा, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं, खाली वैल्यूज चेंज हो जाएंगे। और 2 प्रोसेस है तो 3 हो सकते हैं मैक्सिमम, वैसा है। अभी आपको क्या याद रखना है, नॉर्मली हमारा प्रोसेस क्वांटिटी अमाउंट का कॉलम होता है, वो लोग ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर सकते, अदरवाइज 3 घंटा खाली एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लगेगा, तो क्वांटिटी कॉलम नहीं रहेगा। अब अमाउंट कॉलम में 2 चीज़ें हो जाएंगी, एक कॉस्ट कॉलम रहेगा, एक प्रॉफिट कॉलम रहेगा एंड देन एक टोटल कॉलम रहेगा। तो देखो बिकॉज अंदर बीच में प्रॉफिट भी आ रहा है तो ये 3 कॉलम्स रहेंगे करके। ओके नाउ ये क्या है, ये मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही समझा देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलो आखिरी पड़ाव पे आते हैं और इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस विच इज क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन विच इज ऑन इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। व्हाट इज रिटन, produces product AXE which passes through 2 processes before it is completed and transferred to finished goods। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ how many processes are there, there are 2 processes, there are 2 processes, the following data relate to the October, और आपको अक्टूबर महीने का डेटा दिया गया है, there is a process 1 process 2 and then there is a finished goods account। आप देख सकते हो इसमें क्या क्या दिया गया, तो ओपनिंग स्टॉक दिया गया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री रोड, क्लोजिंग WIP, एंड ये जो ओपनिंग स्टॉक है इसके अंदर कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है, दैट इज समथिंग इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का स्पेलिंग गलत है बट यू कैन अंडरस्टैंड दैट, इसके अंदर प्रॉफिट कितना इंक्लूडेड है करके, दैट इज 1 कॉलम। तो ये दीज 2 आर कनेक्टेड, फर्स्ट कॉलम एंड लास्ट कॉलम, दीज 2 आर कनेक्टेड, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ओके चलो now let us try to solve this as to what is given। so if I read what is given is output of process 1 is transferred to process 2 at 25% profit on the transfer price। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा बोला जा रहा है कि जब आउटपुट जब पहला वाला प्रोसेस दूसरे वाले प्रोसेस को भेजेगा, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर P1 P2 को ट्रांसफर कर रहा है तो कितने पे ट्रांसफर करेगा, 25% प्रॉफिट ऑन व्हाट बोला है, ट्रांसफर प्राइस करके। ठीक है, देखेंगे ये क्या है करके। फिर आगे बोला है आउटपुट ऑफ प्रोसेस 2 इज ट्रांसफर टू द फिनिश गुड्स अकाउंट बिकॉज ये P2 इज लास्ट प्रोसेस, तो P2 से जो भी बाहर जाएगा वो फिनिश गुड्स के अंदर जाएगा। इट इज ट्रांसफर्ड एट 20% प्रॉफिट ऑन द प्राइस। ओके लेट्स सी दैट, हम डिस्कस करेंगे उस चीज़ को। अभी के लिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है, स्टॉक इज वैल्यूड एट अ प्राइम कॉस्ट, यानी मैंने इसे प्राइम कॉस्ट, इसका मतलब ये रहेगा आपका डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस वाला चीज़। ओके अब वैसे मेरे को याद रखना कभी भी जनरली आपका WIP किसके ऊपर वैल्यू होता है, वो फैक्ट्री कॉस्ट पे वैल्यू होता है। कैसे सर, तो हम ऐसा लिखते हैं
direct material, direct wages, direct expenses. So you take the total, that becomes prime cost. You add factory overhead, you get a gross factory cost. then आप WIP का एडजस्टमेंट करते हो, तो WIP वैल्यूएशन किसके ऊपर होता है? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, मतलब फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर। फिर एक आपका COP होता है, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो आपका फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन किसके ऊपर होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर होता है, याद रखना। तो जनरली अभी मैं बोल रहा हूँ आपका WIP का वैल्यूएशन किस चीज़ के ऊपर होता है? WIP का वैल्यूएशन फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर होता है, तो वो फैक्ट्री कॉस्ट के नीचे आ रहा है। लेकिन इस बार WIP का वैल्यूएशन प्राइम कॉस्ट पे हो रहा है, मतलब अभी WIP किसके बाद आ जाएगा? प्राइम कॉस्ट के बाद आ जाएगा। मतलब फॉर्मेट में प्राइम कॉस्ट के बाद आप ऐड करोगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ऐसा लिख के दिया, तो इट इज वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट करके। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। ओके, देन व्हाट इज रिटर्न इज फिनिश गुड्स इज वैल्यूड एट द प्राइस एट विच इट इज रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस टू। अपने को अभी समझा नहीं, थोड़ी देर बाद देखेंगे। सेल्स दिया गया है और प्रिपेयर क्या बोला गया है? प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट बोला गया है एंड द फिनिश गुड्स अकाउंट करके। तो प्रोसेस के अंदर 2 अकाउंट है गाइस, P1 एंड P2 हमें बनाने पड़ेंगे और उसके बाद फिनिश गुड्स अकाउंट बनाना है, शोइंग प्रॉफिट एट ईच एलिमेंट। चलो, जैसे कि मैंने आपको फॉर्मेट डिस्कस कर लिया, इसको जगह नहीं था तो इसको मैंने क्वेश्चन बाद में रखा है, पहले सोल्यूशन रखा है। फॉर्मेट विल बी लाइक दिस, अगर आप देखोगे तो फॉर्मेट विल बी लाइक दिस। आपका कॉलम बनेगा, इसके अंदर आप चाहिए तो ये बड़े स्क्रीन पे देख सकते हो, या द फॉर्मेट विल लुक लाइक दिस। नाउ हियर वी गो। अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्रोसेस अकाउंट आपको बना देना है, ये कॉलम्स आपके क्लियर है, पर्टिकुलर्स क्वांटिटी अमाउंट एंड देन हियर वी गो पर्टिकुलर्स क्वांटिटी अमाउंट। नाउ अगर मैं यहाँ पर आता हूँ सोल्यूशन, चलो यहाँ से क्वेश्चन रखते हैं, नहीं तो चलो यहाँ पे क्वेश्चन रखते हैं एक्चुअली में, या क्वेश्चन को यहाँ पे फिट करते, सोल्यूशन वाला पार्ट यहाँ से देख लेते हैं। चलो देखो क्या सीन है, सबसे पहले आपको डेबिट साइड से डील करना है। एक बार डेबिट साइड वाला डीलिंग हो गया, देन द थिंग्स आर क्वाइट इजी। लिसन टू मी, व्हाट इज रिटर्न। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिया गया, तो चलो ओपनिंग स्टॉक लिख देते हैं हम। अभी ओपनिंग स्टॉक मतलब देखो, मैंने ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, ये टोटल में लिख दिया, और बिकॉज ये पहला प्रोसेस है, पहले प्रोसेस में कहीं पे भी कुछ नहीं आएगा, थोड़ी देर वेट करो, आपको प्रॉफिट वाला कॉलम जब हम प्रोसेस 2 पे पहुंचेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैंने ये सेम टू सेम कॉपी कर लिया, उसके बाद मैंने देखा यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस लिखा है, फिर मैंने ये लिख दिया 15,000 एंड ये 11,200, इसके अंदर भी कुछ प्रॉफिट इंक्लूडेड नहीं है। सर इसके बाद मेरे को फैक्ट्री ओवरहेड भी लिखना चाहिए, लेकिन मैं नहीं लिखूंगा बिकॉज क्वेश्चन के अंदर एक लाइन दिया गया विच इज इंपॉर्टेंट, स्टॉक इज वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट। तो पहले मुझे प्राइम कॉस्ट निकालना है और बाद में मेरे को ये स्टॉक का वैल्यूएशन करना है, किसका? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन, उसके बाद ही कर देना है, बिकॉज यहाँ पे लिखा है स्टॉक इज वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट। So what I did is I just took the total of these 3 and after taking this total I got this value and then उसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक या तो क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड में बता दो, लेकिन इंस्टीट्यूट उसको डेबिट में से माइनस करता है, बात एक ही है एट द एंड। तो यू कैन जस्ट सब्सट्रैक्ट दिस क्लोजिंग स्टॉक, इफ यू सब्सट्रैक्ट द क्लोजिंग स्टॉक यू गेट नेट प्राइम कॉस्ट। नाउ लाइक ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, नेट फैक्ट्री कॉस्ट, it is gross prime cost and net prime cost. Once you get the net prime cost, now you can add your factory overhead and you get this value. Now समझना, अगर हम प्रोसेस 1 वाले हैं, आप फैक्ट्री ओवरहेड देख सकते हो जो क्वेश्चन में दे दिया गया था, फैक्ट्री ओवरहेड वाज 10,500। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यस वो आपको दिख जाएगा 10,500 करके। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका कॉस्ट कितना आ जाता है? 40,500 आ जाता है। अगर ये आपका कॉस्ट है 40,500 का, अब मैं ये बोल रहा हूँ आप गुड्स को ट्रांसफर कैसे करते हो? आप गुड्स को कैसे ट्रांसफर करते हो? आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1 इज ट्रांसफर्ड एट 25% प्रॉफिट ऑन द ट्रांसफर प्राइस, 25% प्रॉफिट ऑन द ट्रांसफर प्राइस। इक्वेशन इज वेरी सिंपल, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दैट बिकम्स ट्रांसफर प्राइस एंड प्रॉफिट इज 25% ऑन द ट्रांसफर प्राइस। मतलब ट्रांसफर प्राइस 100 है तो उसके अंदर 25% का प्रॉफिट है, मतलब कॉस्ट विल बी 75। और मुझे बता दो प्रोसेस 1 को गुड्स बनाने के लिए कितना खर्चा हुआ है? प्रोसेस 1 को गुड्स बनाने के लिए 40,500 का खर्चा हुआ है। सो इन दैट केस इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई नाउ यू विल गेट द प्रॉफिट एलिमेंट विच विल बी 13,500। तो कॉस्ट कुछ नहीं है, देखो ये दोनों का टोटल, अगर ये कॉलम 1 है ये कॉलम 2 है तो इट इज 1 + 2 टोटल वाला कॉलम, ये दोनों का टोटल है। देयर इज नो कॉस्ट, यहाँ ये प्रॉफिट ऐड किया तो दैट बिकम्स दिस, टोटल किया तो आपका कॉस्ट कितना था? 40,500, आपने 13,500 का प्रॉफिट ऐड किया, आप देख सकते हो। एंड देन यू हैव सेंट दिस गुड्स टू द नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज प्रोसेस 2 फॉर 54,000। that will be written here, that is the output transfer to the next process like this, that is by process 2, और ये आपकी values आ जाएंगी। okay, now let's go ahead। now next अगर हम बात करते हैं there is a process 2 account। now यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है आपको, सर क्या याद रखना है? तो बिकॉज प्रोसेस 1 ने अगर कोई यूनिट्स 100 में बनाया है, उसके अंदर उसने ये यूनिट्स अगर 10 रुपया प्रॉफिट ऐड करके भेजा है 110 में, अब ये अगर प्रोसेस 2 वाले के पास है तो उसने कितने में खरीदा है? 110 में खरीदा है। मान लो ये क्लोजिंग स्टॉक में है या तो ओपनिंग स्टॉक में है, क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक में है। अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक की बात करता हूँ, ये 110 में है, तो मुझे बता दो अगर ये 110 में है तो ये यहाँ पे लिख देगा कि ये मेरे लिए कॉस्ट है 110 करके, ये 100 रहेगा और ये 10 रहेगा। मुझे बता दो ये किसका कॉस्ट है? ये कॉस्ट है प्रोसेस वाले का। प्रोसेस 2 वाला बोलेगा कि मैंने तो 110 रुपया दिया करके प्रोसेस, लेकिन कंपनी के हिसाब से याद रखना हमेशा कॉस्ट कितना रहेगा, ये कंपनी के हिसाब से कॉस्ट है, ये कंपनी के हिसाब से है और ये प्रोसेस के हिसाब से है।
प्रोसेस वाला बोलेगा मेरा कॉस्ट तो 110 है, बिकॉज प्रोसेस 2 वाला बोलेगा मैंने 110 रुपया दिया, लेकिन कंपनी के हिसाब से गुड्स बनाने का कितना रुपया लगा है, खाली 100 रुपया ही लगा है, ये याद रखना। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी अगर मैं बोलिए 54,000 ये किसने पेमेंट किया है, 54,000 प्रोसेस 2 वाले ने पेमेंट किया, लेकिन कंपनी के लिए तो उसका कॉस्ट कितना है, 40,500 ही है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यस, तो यू कैन सी दिस इज विच इज 54,000, दिस इज समथिंग विच इज पेड बाय दैट प्रोसेस 2 का मैनेजर। तो इट इज अ कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस, बट कंपनी के हिसाब से कॉस्ट क्या है आपका, ये है आपका 40,500 है करके। चलो अभी क्या करने का, अभी हम प्रोसेस 2 के ऊपर है, तो अगेन यू विल ट्रांसफर द ओपनिंग स्टॉक। अब बिकॉज ये ओपनिंग स्टॉक है तो याद रखना इसके अंदर प्रॉफिट ऐड करके किसने भेजा है, पिछले वाले प्रोसेस ने भेजा है, तो उसके अंदर प्रॉफिट कितना एडेड है, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग स्टॉक इट इज 1,500, सो दैट विल बी सब्सट्रैक्टेड, टोटल वैल्यू इज 9,000, बट इसके अंदर 1,500 का प्रॉफिट एडेड है तो उसको हटा दो, तो एक्चुअल में कंपनी के हिसाब से कॉस्ट कितना है, 7,500। ओके, नाउ देन ये वाला लाइन यहाँ से कॉपी हो गया, अपना जो आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस था। अभी मटेरियल आएगा और लेबर आएगा, मटेरियल आएगा और लेबर आएगा, लेकिन डब्ल्यू ये नहीं आएगा फैक्ट्री ओवरहेड, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट व्हाट, प्राइम कॉस्ट। सी आई विल रिपीट दैट लाइन, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट। तो यहाँ पे मैं वापस ये 1-2 खर्चे लिख दूंगा, 15,750, 11,250, तो 15,250, 11,250। वंस यू राइट दिस यू जस्ट टेक द टोटल, नाउ दिस इज द टोटल ऑफ दिस 4, नाउ यू आर गेटिंग अ प्राइम कॉस्ट, वंस यू एडजस्ट दिस, वंस यू एडजस्ट नाउ यू आर क्लोजिंग स्टॉक। आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया गया है, आपको क्लोजिंग स्टॉक 4,500 दिया गया अगर आप देखोगे तो, लेकिन मुझे बताओ इस 4,500 के अंदर भी तो प्रॉफिट एलिमेंट इंक्लूडेड रहेगा, बिकॉज ये किसने भेजा है, प्रीवियस वाले प्रोसेस ने प्रॉफिट ऐड करके भेजा है। अब उसके अंदर प्रॉफिट एलिमेंट कितना रहेगा वो तो क्वेश्चन में नहीं दिया है, ओपनिंग का दे दिया था 9,000 के अंदर 1,500 है, तो इस 4,500 के अंदर कितना, यू जस्ट नीड टू क्रॉस मल्टीप्लाई कि इस 4,500 के अंदर टोटल 9,000 की वैल्यू, 9,000 का कॉस्ट प्रोसेस वाले का है, वो बोलता है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके अंदर 15,000 का प्रॉफिट इंक्लूडेड है, तो अगर 4,500 ये वैल्यू बोल रहा है प्रोसेस 2 वाला, तो उसके अंदर प्रॉफिट कितना इंक्लूडेड रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड यू विल गेट दिस आंसर्स देन। या then once you get net factory cost you just need to add the factory overhead which is given in the question, this is this 4,500, you can see once you add this you are going to get this value. Now again there is a confusion which can happen, अभी next वाला equation important है, यहाँ पे बहुत लोग ज़्यादा mistake करते हैं, so just pay attention to this part and then we can say that we are done with process costing. Yeah, the last part. Yeah, you know this equation which is cost plus a profit is equal to transfer price. So the equation is cost plus a profit is equal to transfer price. अगर अभी मैं next part पे आता हूँ, तो इसके अंदर इफ आई से कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू ट्रांसफर प्राइस, तो सीन ऐसा है, इक्वेशन में कुछ तो लिखा हुआ था कि प्रॉफिट इज ट्रांसफर, यहाँ पे लिखा गया है दैट आउट ऑफ प्रोसेस टू इज ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स एट 20% प्रॉफिट ऑन द ट्रांसफर प्राइस। तो आउटपुट ऑफ प्रोसेस 2, तो प्रोसेस 2 जो भी बनाता है वो कैसे बेचता है, 20% प्रॉफिट ऑन द ट्रांसफर प्राइस, 20% profit on the transfer price. So I hope you understand it is 20% on the transfer price. It means your cost will be 80. Now you understand this cost is nothing but what, प्रोसेस 2 वाला बोलेगा मेरा जितना भी कॉस्ट है, प्रोसेस 2 वाला बोलेगा जितना भी मेरा कॉस्ट है, आई विल एट 20%. सी इफ माई कॉस्ट इज 80 आई विल एट 20 एज अ प्रॉफिट. नाउ अंडरस्टैंड, ये दोनों कॉलम में से ये कॉस्ट लिखा तो गया है, लेकिन नाम आपको धोखा दे सकता है, ये कंपनी का कॉस्ट है, ये किसका कॉस्ट है, कंपनी का कॉस्ट है. ओके, विच इज, तो जैसे अभी मैं बोलता हूँ इसने 54,000 में गुड्स प्रोसेस 2 वाले ने पे किया रहेगा, प्रोसेस 2 वाले ने कितना पे किया रहेगा, 54,000, आप देख सकते हो, लेकिन कंपनी के लिए उसका कॉस्ट खाली कितना था, 40,500 था. तो ये कॉस्ट किसने पे किया है, प्रोसेस 2 वाले ने. दिस इज द कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस, वी हैव सीन दिस. तो कॉस्ट जब प्रोसेस 2 वाला बोलेगा मेरा कॉस्ट कितना है, 90,000 है, वो ये वाला देखेगा मेरा कॉस्ट 90,000 है, तो मैं कितना प्रॉफिट ऐड करूंगा, तो यू जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट विल बी 22,500. देन दिस इज कंपनी का कॉस्ट, दिस इज प्रॉफिट, जहाँ पे पिछले वाले का भी है, अपना भी प्रॉफिट है, ये प्रोसेस 1 का है, ये प्रोसेस 2 का है, मिला के फिर ये टोटल आपके ट्रांसफर प्राइस बन जाती है. अब जो भी आउटपुट फिनिश गुड्स का है वो कहाँ पे जाएगा, नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर जाएगा. तो आप देख सकते हो अगर वो यहाँ पे जाएगा तो ये आ जाएगा आपका opening stock, and then value will be there which you will opening stock that will be given in the question. See, opening stock is given. अगर इसमें पिछले दो प्रोसेस का प्रॉफिट इंक्लूडेड रहेगा विच इज 8250, तो यू कैन सी पहले आप लिख दोगे दिस वैल्यू 22,500, उसमें प्रॉफिट इतना इंक्लूडेड है, तो आप ये माइनस कर दीजिएगा. अभी एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला फिनिश गुड्स वाला, अगर आप देखोगे तो फिनिश गुड्स इज वैल्यूड एट द प्राइस एट विच इट इज रिसीव्ड फ्रॉम द प्रोसेस टू. अब ये लाइन का मतलब क्या है करके, तो बात सिंपल है. अगर मैं बोलता हूँ ये फिनिश गुड्स है, मेरे पास 100 यूनिट्स ऑलरेडी है ओपनिंग के अंदर एट द रेट ऑफ ₹1. मैं क्या बोलता हूँ, आपके पास ओपनिंग के अंदर है ना 100 यूनिट्स है एट द रेट ऑफ ₹1, ये मैं फिनिश गुड्स की बात कर रहा हूँ. फिर प्रोसेस 2 से मुझे कितने यूनिट्स मिले, 200 यूनिट्स मिले हैं एट द रेट ऑफ ₹2. अब मैं बोलता हूँ मेरे पास 50 यूनिट्स का स्टॉक पड़ा हुआ है करके. तो याद रखना, अगर मेरे पास 50 यूनिट्स का स्टॉक पड़ा हुआ है तो ये किस में से रहेगा, तो बोलते हैं कि अगर मेरे पास 50 यूनिट्स का स्टॉक पड़ा है 300 में से, मतलब मैंने 250 क्या कर दिया रहेगा, बेच दिया रहेगा.
I must have sold 250. That's why I'm having only stock of 50 units. So now the question arises, ये 50 किस में से पड़ा रहेगा? ये फिनिश गुड से जो गोडाउन के अंदर रखा गया है. So if the question is silent, we always follow FIFO method. तो सबसे पहले मैंने 250 बेचते टाइम पहले मैंने ये 100 बेचा रहेगा और फिर मैंने ये 200 में से कितना बेचा रहेगा? 150. वैसे मैंने 250 बेच दिया, ये 250. तो मतलब ये 200 में से मैंने कितना बेच दिया? 150 बेच दिया. तो बचता कितना है? 50 है. तो सिंपल ये 50 हमेशा इसमें से बचा रहेगा. तो वही बोला गया है. तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? एट द रेट ऑफ ₹2 ही ले लोगे. इट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट द प्राइस एट विच इट इज रिसीव्ड फ्रॉम द प्रोसेस टू. तो प्रोसेस से जो भी मिला उसके ऊपर इसका वैल्यूएशन होगा ₹2 के हिसाब से. या तो अगर कॉम्प्लिकेट नहीं करना है चीज़ों को तो बात सिंपल है यहाँ पे. If you just don't want to complicate the things, here we go. The finished goods is valued at the price at which it is received from the process 2. तो process 2 से जो भी प्राइस में मिला है, process 2 से क्या मिला है? तो देखो यहाँ पे ये चीज़ मिली है, अगर आप देख सकते हो process 2 से जो यहाँ से आएगी 75750, ये वाली वैल्यूज आप लिख दोगे. Now what is the closing stock की value that is given in the question is 11250. Even it will have some profit element of earlier two processes. 11250 will have some profit element and it is valued at which it is received from the process. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टोटल करके नहीं होएगा, नहीं, यहाँ पे ही हो जाएगा. So you can see अगर 11200 अगर ये उसमें से ये बचा हुआ रहेगा तो उसका वैल्यू क्या रहेगा? यू कैन डू दिस, इट कैन बी सब्सट्रैक्टेड, यू विल गेट COGS. फिर क्वेश्चन के अंदर सेल्स वैल्यू दी गई है, क्वेश्चन के अंदर सेल्स कितना दिया गया? देखो ये इधर आ जाएगा. और मुझे बता दो, अगर ये कॉस्ट है टोटल, ये कॉस्ट है, फिनिश गुड्स वाला बोलता है ये मेरा कॉस्ट है और ये चीज़ मैंने कितने में बेच दी है? सीधा बोल दिया 1,40,000 में मैंने बेच दिया. दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन. इफ यू सी, yeah, that was given in the question. That is 1,40,000. So you can take the balancing figure, which is your profits, and this take the total. Yeah, and that's you will do this. Finally, it took around 1 hour and 34 मतलब 39 minutes, मतलब around 1 घंटा और 40 मिनट लगा. But I have tried to cover maximum as much as possible. You can watch the video. मतलब वो ठीक है. चलो, thank you so much. If you really like the video and if you feel अगर आप यहाँ तक थे, मतलब बने रहे, मतलब maybe it must have benefited you, so you can subscribe the channel and you can share with your friends for their benefit. And yeah, that's it. And if you comment, that would be grateful. Thank you so much. We'll meet in the next lecture. Bye bye.